समानार्थी हैं, एक ही चीज है, जिसमें हम क्या करते हैं कि भाई जो आपकी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में जितने भी यूनिट्स हैं, अगर आप उसमें से एक सैंपल चुनोगे तो हर यूनिट के चुने जाने के इक्वल चांस होंगे। अगर एक सैंपल में 100 यूनिट है और आपको 10 यूनिट का सैंपल लेना है, तो वो 10 उन 100 में से कोई से भी हो सकते हैं, कोई सा भी यूनिट चुना जा सकता है, हर यूनिट को चुने जाने के इक्वल चांस है। किसी भी सैंपल को सेलेक्ट करते समय किसी भी यूनिट को प्रेफरेंस नहीं दिया जाता, प्रायोरिटी नहीं दी जाती, कोई बाइज्डनेस इस प्रक्रिया में नहीं होती है, कोई पर्सनल जजमेंट इस प्रक्रिया में नहीं होता है। पर्सनल जजमेंट बोले तो कि आपको जो सही लगा आपने वो किया, ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी काम हो रहा है एकदम रेंडम बेसिस पर हो रहा है, ठीक है। जब आप रैंडम बेसिस पर किसी भी सैंपल का सिलेक्शन करते हैं तो वो सैंपल अपने पॉपुलेशन का एक बेटर रिप्रेजेंटेटिव होता है, क्योंकि आपने पूरे पॉपुलेशन में से रैंडमली कोई सैंपल उठा लिया है, तो वो अपने पॉपुलेशन का एक बेहतर रिप्रेजेंटेटिव होगा। नॉन रैंडम तरीके से लिया गया सैंपल हो सकता है कि अपने पॉपुलेशन का एक बेहतर रिप्रेजेंटेटिव ना हो। हम इस बात को समझेंगे जब हम नॉन रैंडम सैंपलिंग पर पहुंचेंगे आज ही, ठीक है। मैंने कहा जो सिंपल रैंडम सैंपलिंग होती है वो दो तरह से कलेक्ट हो सकता है, विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। इसकी भी बात हमने लास्ट क्लास में की थी कि विद रिप्लेसमेंट वाली प्रक्रिया क्या होती है और विदाउट रिप्लेसमेंट वाली प्रक्रिया क्या होती है, ठीक है। इसके बाद हमने सिस्टमैटिक सैंपलिंग पढ़ा, जिसको क्वासी रैंडम सैंपलिंग भी बोलते हैं। क्वासी रैंडम सैंपलिंग इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इस प्रक्रिया में जो हम सैंपल इकट्ठा करते हैं उसमें केवल फर्स्ट यूनिट जो होता है सैंपल का वो रैंडमली कलेक्ट होता है, और बाकी जितने भी यूनिट्स कलेक्ट होते हैं सैंपलिंग में वो सब एक प्री डिटरमिन्ड पैटर्न से होते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम एक सैंपलिंग इंटरवल निकालते हैं, उस इंटरवल के आधार पर हम एक से लेके उस सैंपलिंग इंटरवल तक एट रैंडम कोई भी नंबर चुन लेते हैं, और उसके बाद सैंपलिंग स्पेस के आधार पर फर्दर नंबर को हम प्री डिटरमिन्ड कर लेते हैं। इस तरह से हमारा सैंपल इकट्ठा हो जाता है। अब बात करेंगे स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग की। एक मिनट है। तो स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग क्या होता है तो समझने के लिए एक डायग्राम बनाऊंगा। अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया तो आपको स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग भी समझ में आ जाएगी। फिर हम पढ़ेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है।
मान लीजिए ये है आपकी पॉपुलेशन, ये हमारी पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन में से अब आप छोटे छोटे ग्रुप्स बना लीजिए। जो भी आप ग्रुप्स बनाएंगे, जो भी इस पॉपुलेशन का एक तरह से आप कह सकते हो सब डिवीजन करो, इसको भागों में बांट दो। लेकिन जो भी आप सब डिवीजन करेंगे वो किसी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर करना है। मतलब जो भी आप सब डिवीजन बनाएंगे पॉपुलेशन से, हर सब डिवीजन में जो यूनिट्स होंगे उसमें कुछ समानता होनी चाहिए। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर, कॉमन समान विशेषताओं के आधार पर आप वो सब ग्रुपिंग करेंगे। जैसे मैंने इस पॉपुलेशन से 3 सब ग्रुप बनाए। एक, दो, तीन। अब ये मैंने 3 सब ग्रुप किस आधार पर बनाए, किन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पर बनाए? तो मैंने ये जो सब ग्रुप्स बनाए उसमें मैन अलग कर दिए, वुमेन अलग कर दी और चिल्ड्रन अलग कर दिए। ठीक है ना? भाई पॉपुलेशन में तो बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन उस पॉपुलेशन में से मैंने कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर उसकी सब ग्रुपिंग कर दी, 3 छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए। ठीक है ना? ये पॉपुलेशन का ही हिस्सा है। आप इसको सब पॉपुलेशन बोलो, आप इन ग्रुप्स को या तो कहो सब पॉपुलेशन, या फिर आप इसे कहो सब ग्रुप। ठीक है? जैसे मैंने जो पॉपुलेशन में मैन थे वो अलग कर लिए। भाई इस ग्रुप में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये सारे आदमी हैं। इस ग्रुप में कॉमन, किस कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर आपने ये सब ग्रुपिंग करी है? इसमें सारी औरतें हैं और इसमें सारे बच्चे हैं। ठीक है ना किसी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर आपको ये ग्रुपिंग करनी है। याद रखें, लिख देता हूं। ये जो मैंने सब ग्रुप्स बनाए हैं, ये बनाए हैं बेस्ड ऑन द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है? जो पॉपुलेशन की आप सब ग्रुपिंग करते हो, पॉपुलेशन के जो आप छोटे छोटे ग्रुप्स बनाते हो, उन ग्रुप्स को कहा जाता है स्ट्राटा। इन्हीं ग्रुप्स को स्ट्राटा कहते हैं। तो हम पॉपुलेशन से किसी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर जब उस पॉपुलेशन की सब ग्रुपिंग करते हैं या सब पॉपुलेशन क्रिएट करते हैं, तो वो छोटे छोटे ग्रुप्स जो होते हैं उन्हें स्ट्राटा कहते हैं। ठीक है? इससे आपको स्ट्राटा का कॉन्सेप्ट भी समझ में आया कि स्ट्राटा क्या होता है। इस बात को हमेशा याद रखना, ये जो सब ग्रुपिंग की है, ये सब ग्रुप
मैनुअली मैनुअली बनाए गए हैं। पहले पॉपुलेशन में इस तरह की कोई ग्रुपिंग थी क्या? पहले इस तरह की कोई ग्रुपिंग नहीं थी। पॉपुलेशन तो रॉ था ना, उसमें सब यूनिट थे। ठीक है, अगर मैं जेंडर के आधार पर क्लासिफिकेशन करूं तो उसमें मेन वुमेन सब थे उसमें। ठीक है ना? ये जो सब ग्रुपिंग की गई है ये मैनुअली की गई है, जो इन्वेस्टिगेटर है उसके द्वारा की गई है कि भाई उसको अपने इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से उसने ग्रुपिंग कर दी। भाई उसके इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से उसने मेन वुमेन में ग्रुपिंग कर दी। क्या पता कोई अपने इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से पॉपुलेशन को क्या लिटरेट इलिटरेट में ग्रुपिंग करे। क्या पता कोई मैरिड अनमैरिड में ग्रुपिंग करे। क्या पता कोई ग्रुपिंग करे कि 0 से लेके 10 साल तक की पॉपुलेशन कितनी है, 10 से लेके 20 साल तक की पॉपुलेशन कितनी है। डिपेंड करता है कि इन्वेस्टिगेटर क्या रिसर्च कर रहा है ना, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, व्हाट टाइप ऑफ डाटा ही नीड्स फॉर हिज इन्वेस्टिगेशन। अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द इन्वेस्टिगेटर वो सब ग्रुपिंग करेगा, है ना, अपना पॉपुलेशन को अपने हिसाब से डिवाइड करेगा। तो ये ग्रुप प्री एग्जिस्टिंग नहीं है, पहले से ये ग्रुप पॉपुलेशन में मौजूद नहीं थे। ये ग्रुप आपने मैन्युअली बनाए हैं। आपने से मेरा मतलब है इन्वेस्टिगेटर ने मैन्युअली बनाए। दैट इज इट इज नॉट प्री एग्जिस्टिंग ग्रुप्स। ये हुआ ना इसका मतलब। तो स्ट्राटा क्या होता है? जब हम पॉपुलेशन में से किसी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर उसकी सब ग्रुपिंग कर देते हैं। ठीक है ना? जो कि किसके द्वारा की जाती है? इन्वेस्टिगेटर के द्वारा। किस लिए? अपने फर्दर रिसर्च के लिए। ठीक है ना? तो उन सब ग्रुप्स को स्ट्राटा कहते हैं। चलिए, मैंने पॉपुलेशन की सब ग्रुपिंग कर दी, मैंने स्ट्राटा क्रिएट कर दिया। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा कि इन सब ग्रुप में से, जैसे पहला वाला ग्रुप है, मान लो कि मेरे को ना अब फाइनल सैंपल इकट्ठा करना है। मैंने पॉपुलेशन की सब ग्रुपिंग कर दी, अब मुझे सैंपल इकट्ठा करना है उन ग्रुप्स में से। तो अब मैं क्या करूंगा, जैसे जो मैंने पहला वाला ग्रुप बनाया था, अब जैसे ये मेरा सैंपल है। अब जैसे मैंने ये पहला वाला ग्रुप बनाया था, इस पहले वाले ग्रुप से मैं रैंडम बेसिस पर सैंपल लूंगा। जैसे माना कि मैंने इस ग्रुप में से इसको सैंपल में चुन लिया। ठीक है ना? इसी तरह से मान लीजिए कि मैंने इस ग्रुप में इसे सैंपल से चुन लिया। इसी तरह से मैंने इस ग्रुप में इसे चुन लिया। ध्यान देना, आपने जो स्ट्राटा क्रिएट किया, आपने जो सब ग्रुप क्रिएट किया, पहले तो एक चीज मैं आपसे पूछूंगा, ध्यान से मेरी बात को समझना, अदरवाइज आप बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। और अगर मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे ना, इतनी बारीक चीज है ना, अगर आपके समझ में आ गई आप कभी भी गलत नहीं बोलोगे जब भी एमसीक्यूज इस तरह के आपके सामने आएंगे। इस ग्रुप में जितने भी लोग मौजूद हैं, यानी इस ग्रुप की जो पॉपुलेशन है, ये जो सब पॉपुलेशन है, ये ग्रुप की जो पॉपुलेशन है, ये इंटरनली, मतलब इस ग्रुप के अंदर झांको जरा, ये मैन वाला जो ग्रुप है इसके अंदर मैं देख रहा हूं। तो इंटरनली, दैट इज विद इन
विद इन द ग्रुप मैं देख रहा हूं। तो बताओ विद इन द ग्रुप जो आपको पॉपुलेशन दिखाई दे रही है वो कैसी है? होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस? बताओ, कोई इतना मुश्किल नहीं है। इस ग्रुप के अंदर, ये मैन वाले ग्रुप के अंदर की जो पॉपुलेशन है वो होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है? अगर मैं कहूं कि स्ट्राटा जो होते हैं वो विद इन द ग्रुप किस नेचर के हैं, वो विद इन द ग्रुप होमोजीनियस है। अरे भाई, समान विशेषता के आधार पर जब आप डेटा को क्लासिफाई करते हो तो वो डेटा होमोजेनियस होता है ना। जब कलेक्ट किए गए डेटा में किसी भी आधार पर कोई समानता ना हो तो फिर वो डेटा हेट्रोजीनियस कहलाता है। ठीक है ना? यानी कि ये जो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो ये विद इन द ग्रुप, विद इन द ग्रुप मतलब कि आप जब इस ग्रुप को अंदर से देखोगे, इंटरनली देखोगे, तो आपको इंटरनली ये जो डेटा दिखाई देगा वो होमोजीनियस दिखाई देगा। अच्छा, जब आप बिटवीन द ग्रुप्स देखोगे, बताओ बिटवीन द ग्रुप्स देखोगे यानी एक्सटर्नली जब आप देखोगे, एक्सटर्नली, दैट इज बिटवीन, यानी जब दो ग्रुप्स को आप देखोगे तो बताओ एक ग्रुप मैन का एक ग्रुप वुमेन का, क्या ये दोनों ग्रुप होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है? ये दोनों ग्रुप होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है? हैं? अरे, ये दोनों ग्रुप भी होमोजीनियस है। मुझे लग रहा था मैं तो बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूं। हेट्रोजीनियस है ना, मैन अलग वुमेन अलग, ये दोनों ग्रुप हेट्रोजीनियस है। अब आप मेरे को बताओ, क्या दो बातें आपको समझ में आ रही हैं कि जो पॉपुलेशन से आप सब ग्रुपिंग करते हैं, जो स्ट्राटा क्रिएट करते हैं कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर, कैन आई से कि ये स्ट्राटा, ये सब ग्रुप विद इन यानी इंटरनली होमोजीनियस होता है और बिटवीन यानी एक्सटर्नली हेट्रोजीनियस होता है? अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो हैंड रेस करो यहां तक। हेट्रोजीनियस होमोजीनियस वाला जो कॉन्सेप्ट है अगर वो समझ में आ रहा है तो बताओ। भारी तो नहीं था, कोई ज्यादा संभाल लिया आपने, है ना? अब आप मुझे बताओ, ये पूरा का पूरा ग्रुप सैंपल थोड़ी ले लूंगा। अब मैं इन ग्रुप्स में से, अब जैसे एक एग्जांपल के लिए, अगर ये मैन वाला जो ग्रुप है ये विद इन द ग्रुप होमोजीनियस है, तो इसका मतलब इसके अंदर जो भी आपने यूनिट चुने हैं वो सब किसी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर एक समान है। तो भाई मैं इसमें से रेंडमली कोई भी चुन लूंगा अपने सैंपल में, मुझे सबको सैंपल में चुनने की कोई जरूरत ही नहीं है। अरे भाई, जब ये भी समान, ये भी समान, ये भी समान, ये भी समान, जब सबको कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर एक ग्रुप में डाला है तो उस ग्रुप में से कोई भी सैंपल उठा लूंगा। वो तो एक दूसरे के अच्छे रिप्रेजेंटेटिव होंगे ना भाई, ये भी मैन, वो भी मैन, वो भी मैन। यहां से भी रेंडमली कोई भी सैंपल मैं चुन लूंगा, यहां से भी रेंडमली मैं कोई सा भी सैंपल उठा लूंगा। मुझे सारे आदमियों को, सारे औरतों को, सारे बच्चों को अपने सैंपल में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि है तो ये सब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर एक समान। यहां से कुछ सैंपल ले लेता हूं, कुछ यहां से ले लेता हूं, कुछ यहां से ले लेता हूं, यानी कि इन सब ग्रुप्स में से सारे लोगों को अपने सैंपल में इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, फालतू में सैंपल को बड़ा करने की जरूरत नहीं है, इतना भीड़ बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन स्ट्राटा में चुने गए सब लोग किसी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर चुने गए हैं, सब में समान विशेषताएं हैं, तो सबको सैंपल में मत लो ना भाई। अगर आपने यहाँ चार लोगों का ग्रुप बनाया है तो चारों लोग एक समान ही तो है ना, तभी तो एक ग्रुप में है। तो कोई भी एक व्यक्ति उठाकर अपने सैंपल में डाल लो, यहां से कोई सैंपल में डाल लिया, यहां से कोई सैंपल में डाल लिया। हाँ, ये वाला जो स्ट्राटा से जो आप सैंपल ले रहे हो वो ले रहे हो एट रैंडम। अब जैसे मान लो कि मेरे मैन के ग्रुप में
राम श्याम मोहन सोहन 4 लोग थे, तो मैंने रेंडमली एक को चुन लिया। जब हम रेंडमली चुनते हैं तो भाई राम श्याम मोहन सोहन किसी के भी चुने जाने के इक्वल चांस होते हैं, यही तो होता है ना रेंडम। तो मैंने रेंडमली एक को चुन लिया। इसी तरह से जो वुमेन वाला ग्रुप बनाया था, वहां से भी एट रैंडम एक को चुन लिया, और जो चिल्ड्रन वाला ग्रुप बनाया था वहां से भी एट रैंडम एक को चुन लिया। तो एक मैंने मैन ले लिया, एक वुमेन ले लिया, एक चिल्ड्रन ले लिया, ये मैन, ये वुमेन, ये चिल्ड्रन, और ये मेरा तैयार हो गया फाइनल सैंपल। इस तरह से मैंने अपना फाइनल सैंपल इकट्ठा किया। अब आप मेरे को ये बताओ, ये जो फाइनल सैंपल आपने इकट्ठा किया है, ये फाइनल सैंपल को जरा अंदर से झांक के देखो, क्या ये सैंपल होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है? जो फाइनल सैंपल आप इकट्ठा किए हो, क्या वो होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है? बोलो, फाइनल सैंपल कैसा दिखाई दे रहा है? अगर आप सच में देख पा रहे हो ढंग से, तो ये फाइनल सैंपल हेट्रोजीनियस है। इस तरह से हमने जो सैंपल इकट्ठा किया, इस प्रक्रिया को, इस मेथड को हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। क्या आपको स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग समझ में आया इस ग्राफ से? स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग समझ में आया? कई सारे आपने टर्म्स भी समझे ना, कि स्ट्राटा क्या होता है, स्ट्राटा विद इन द ग्रुप होमोजीनियस होता है, बिटवीन द ग्रुप हेट्रोजीनियस होता है, और स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग से जो फाइनल सैंपल इकट्ठा होता है, वो फाइनल सैंपल हेट्रोजीनियस होता है। जब इस तरह के कोई एमसीक्यूज आएंगे तो आपको ये सब चीजें मालूम होनी चाहिए, उसके लिए फिर ये दिमाग में चार्ट होना चाहिए ना। आइए इसको पढ़ते हैं। अब ये मात्र केवल रीड करना है, बात वही समझाने वाला हूं जो मैंने इस चार्ट में आपको बताया। क्या लिखा है, पढ़ो। इन स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग द पॉपुलेशन अंडर कंसिडरेशन, जिस पॉपुलेशन पर आप रिसर्च कर रहे हो, इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ सब पॉपुलेशन, सब पॉपुलेशन या सब ग्रुप, called strata, and then sample are selected at random from each stratum। तो भाई आप जो सब ग्रुपिंग करते हैं, जो सब पॉपुलेशन क्रिएट करते हैं, उसको स्ट्राटा कहते हैं। और फिर उस स्ट्राटा से आप जब रैंडम बेसिस पर सैंपल इकट्ठा करते हैं, तो उस प्रक्रिया को स्ट्रेटम कहते हैं। ठीक है ना, स्ट्रेटम। तो स्ट्राटा से जो सैंपल इकट्ठा करते हैं रैंडम बेसिस पर, उसको स्ट्रेटम कहते हैं। एंड द होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। ठीक है ना। अब जैसे मैंने ये जो किया ना, स्ट्राटा से सैंपल इकट्ठा किया, इसको स्ट्रेटम कहते हैं। द टेक्निक ऑफ डिवीजन ऑफ द पॉपुलेशन इनटू स्ट्राटा इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। कि भाई जो आप पॉपुलेशन को सब ग्रुप में डिवाइड कर रहे हो, स्ट्राटा में डिवाइड कर रहे हो, उस प्रक्रिया को स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। जनरली द ग्रुप्स ऑफ स्ट्राटा आर ऑर्गेनाइज्ड बेस्ड ऑन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मैंने अभी बताया है कि जो स्ट्राटा या सब ग्रुप्स बनाए जाते हैं, किसी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स के आधार पर बनाए जाते हैं। कैसे बनाया जाता है? मुझे लगता है ये ग्राफ ज्यादा एक्सप्रेसिव है शब्दों से। अगर ये मेथड क्लियर है तो फिर मैं अगले मेथड पर आऊं, बस इतना ही था इसमें, और कुछ नहीं। अब आते हैं क्लस्टर सैंपलिंग पर या एरिया सैंपलिंग पर। बहुत लोग स्ट्रेटिफाइड में और क्लस्टर सैंपलिंग में बहुत कंफ्यूज होते हैं, मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। एक आप जयंत भी आया है क्या? जयंत, क्योंकि उसने मेरे से ये चीज पूछी थी ना ग्रुप में, कि आप ये समझा देना, नहीं आया है आज।
नहीं आया है तो इसका मतलब लगता है कि बसंती अगली क्लास में फिर नाचेगी। बसंती मैं हूँ। यानी कोई ना कोई मेरे से अगली क्लास में कहेगा एक बार फिर समझा दो। क्लस्टर सैंपलिंग या एरिया सैंपलिंग क्या होता है, आइए मैं गारंटी देता हूं कि आप एक बार में ही अंतर समझ जाएंगे क्लस्टर सैंपलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग के बीच में। आइए क्लस्टर सैंपलिंग को भी पहले हम एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं कि क्लस्टर सैंपलिंग क्या होती है। शब्दों को पढ़ूंगा ना तो आप उतना कनेक्ट नहीं कर पाओगे। हाँ, ये ग्राफ समझाने के बाद जब शब्दों को पढ़ूंगा ना तो आप कनेक्ट करोगे। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि भाई क्लस्टर सैंपलिंग क्या होती है। जैसे ये हमारे भारत का नक्शा है, ठीक है ना, हर एक स्टेट का इसमें नाम लिखा है कि भाई कौन सा स्टेट कहां पर है। मान लो कि पूरे भारत की पॉपुलेशन, पूरे भारत में रहने वाले लोग मेरी पॉपुलेशन है। क्या पता सरकार कोई सर्वे कर रही हो या कोई भी आप ऐसा रिसर्च कर रहे हो भारत के कंज्यूमर्स पर, प्रोड्यूसर्स पर, भारत की फैक्ट्रीज पर। पॉइंट यह है कि जो भारत में जितने भी यूनिट्स हैं वो आपकी पॉपुलेशन है। ठीक है ना, माना ये है मेरी पॉपुलेशन। अब मैंने इस पॉपुलेशन में से, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स हैं, काफी सारे स्टेट्स हैं, तो मैंने रैंडम बेसिस पर, रैंडम बेसिस पर, अच्छा एक और बात आपने नोटिस किया कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग रैंडम क्यों कही जाती है? क्योंकि यहां पर भी जो फाइनल सैंपल कलेक्ट हो रहा है वो एट रैंडम ही तो हो रहा है। यहां पर भी जो फाइनल सैंपल कलेक्ट हुआ कहीं ना कहीं वो भी तो एट रैंडम हुआ। हाँ, वो डायरेक्ट पॉपुलेशन से आपने सैंपल नहीं उठाया, वो सब पॉपुलेशन से, स्ट्राटा से आपने वो सैंपल उठाया, पर वो सैंपल उठाया तो एट रैंडम ही ना। इसलिए स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग भी रैंडम सैंपलिंग का ही मेथड माना जाता है, इसीलिए हम इसको स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग कहते हैं। हम रैंडम सैंपलिंग पढ़ रहे हैं, रैंडम सैंपलिंग में आने वाले हर मेथड में कहीं ना कोई प्रोसेस एट रैंडम जरूर हो रहा होगा, तभी वो रैंडम सैंपलिंग वाले मेथड में उसको शामिल किया गया है। जब सैंपल कलेक्ट करने की प्रक्रिया में कुछ भी एट रैंडम ना हो रहा हो, किसी भी स्टेज पर आप जो सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं वो एट रैंडम आपने नहीं किया है, तो फिर वो नॉन रैंडम सैंपलिंग वाले मेथड्स में चला जाएगा। क्लस्टर सैंपलिंग, ये मेरी पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन में से मान लीजिए मैं कोई भी रैंडम बेसिस पर स्टेट चुन लेता हूं। जैसे मान लो मैंने एक ये हिमाचल प्रदेश चुन लिया, और मैंने एक उत्तर प्रदेश चुन लिया, इधर मैंने मान लीजिए एक अरुणाचल प्रदेश चुन लिया, इधर मैंने एक उड़ीसा चुन लिया, इधर मान लीजिए मैंने एक तमिलनाडु चुन लिया, इधर गुजरात चुन लिया, ठीक है, और गोवा चुन लिया। ठीक है, ऐसे रैंडमली। याद रखना ये जो प्रक्रिया आप कर रहे हो ये एट रैंडम है। कोई ऐसा नहीं कि भाई मुझे गोवा पसंद है तो इसलिए मैंने गोवा का चुनाव किया, कोई पर्सनल जजमेंट नहीं, कोई बाइस्डनेस नहीं। ठीक है ना। तो ये जो भी प्रक्रिया अपनाई गई है ये एट रैंडम है, यानी मैंने पॉपुलेशन में से एट रैंडम चार लोकेशन को, छह लोकेशन को सेलेक्ट किया। ठीक है ना। एक, मैं जो जो सवाल पूछूंगा ना, मैं 100% श्योर हूं कि आप उसका सही जवाब देंगे। ठीक है।
अब ये मैंने 6 लोकेशन चुन ली। कौन सी? एक हिमाचल प्रदेश चुन लिया, एक अरुणाचल प्रदेश चुन लिया, एक उत्तर प्रदेश चुन लिया और एक गुजरात चुन लिया, एक उड़ीसा चुन लिया। 7 चुन लिए क्या मैंने? एक गोवा चुन लिया, और एक तमिलनाडु चुन लिया। इस तरह से मैंने ये जो भी मेरी पॉपुलेशन थी उसमें से मैंने 7 एरिया सेलेक्ट कर लिए। इसीलिए हम इसको एरिया सैंपलिंग भी बोलते हैं ना। अच्छा, मैंने पॉपुलेशन का एक तरह से सब ग्रुपिंग किया। ये भी एक तरह से देखा जाए तो सब पॉपुलेशन ही है भाई। ये भी क्या है? सब ग्रुप या सब पॉपुलेशन आप इसे बोलोगे। इसे भी आप सब पॉपुलेशन कहोगे या सब ग्रुप कहोगे। ठीक है, लेकिन ये जो सब पॉपुलेशन या सब ग्रुप आपने क्रिएट किए हैं, इसे हम स्ट्राटा नहीं कहेंगे, इसे हम क्लस्टर कहेंगे। क्लस्टर्स। अभी तो आपने देखा ऊपर जब स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग हम पढ़ रहे थे कि जो भी हम पॉपुलेशन में से सब ग्रुप बनाते हैं, जो भी पॉपुलेशन में हम सब ग्रुप बनाते हैं, उन सब ग्रुप को हम स्ट्राटा कहते हैं। यहां पर मैं पॉपुलेशन से जो सब ग्रुप बना रहा हूं, मैं उसको क्लस्टर क्यों कह रहा हूं? तो आइए स्ट्राटा और क्लस्टर में एक मेन डिफरेंस को समझते हैं। और वो मेन डिफरेंस है, ये सब ग्रुप्स प्री एग्जिस्टिंग नहीं है। ये सब ग्रुप, सॉरी, प्री एग्जिस्टिंग नहीं है बोल रहा हूं यार, ये सब ग्रुप प्री एग्जिस्टिंग ग्रुप्स हैं या नहीं? बताओ, ये ग्रुप्स क्या इन्वेस्टिगेटर ने बनाए हैं? क्या गोवा इन्वेस्टिगेटर ने बनाया? क्या अरुणाचल प्रदेश इन्वेस्टिगेटर ने बनाया? ये ग्रुप तो ऑलरेडी बना हुआ है ना। गोवा हमें मालूम है अलग है, उसकी पॉपुलेशन भी हमको पता है अलग है। उत्तर प्रदेश अलग है, उसकी पॉपुलेशन अलग है, उसमें रहने वाले कितने लोग हैं सबका डेटा अलग है। आपका अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, ये सारे एरिया ऑलरेडी बने हुए हैं। ये सब प्री एग्जिस्टिंग ग्रुप्स हैं। मैंने तो उनको बस रैंडमली चुन लिया। मैंने तो अपनी इस पॉपुलेशन में से इन ग्रुप्स को रैंडमली चुन लिया है। ठीक है ना, कि भाई मैं इतनी बड़ी पॉपुलेशन पे कैसे रिसर्च करूंगा, तो मुझे अपनी दायरा थोड़ा सीमित करना होगा। तो अपना दायरा सीमित करने के लिए मैंने यहां से एट रेंडमली 7 स्टेट को चुन लिया। वो 7 स्टेट जो मैंने चुने, मैंने जो सब ग्रुपिंग करी पॉपुलेशन की, वो सब ग्रुपिंग जो है वो प्री एग्जिस्टिंग ग्रुप्स हैं, वो पहले से ही थे। मैंने वो ग्रुप एज इट इज उठाकर अपने सैंपल की प्रक्रिया में अपनाया। जबकि क्लस्टर वाले केस में आपको खुद ये ग्रुप्स बनाने पड़े थे। ये ग्रुप्स प्री एग्जिस्टिंग नहीं थे। क्या आपको पता है कि मैन कितने हैं, वुमेन कितने हैं? नहीं, लेकिन आपको पता है उत्तर प्रदेश एक अलग एरिया है, उत्तराखंड एक अलग एरिया है, गोवा एक अलग एरिया है, हिमाचल प्रदेश एक अलग एरिया है। ये तो प्री एग्जिस्टिंग है ना, कि मैं अपने सैंपल के लिए हिमाचल प्रदेश को चुन रहा हूं। हिमाचल प्रदेश एक फिक्स्ड एरिया है, एक प्री एग्जिस्टिंग ग्रुप है। लेकिन अगर मैं अपने सैंपलिंग के लिए मैन को चुन रहा हूं, वुमेन को चुन रहा हूं, तो ये सब ग्रुप तो आपको खुद बनाने पड़ेंगे, मैनुअली बनाने पड़ेंगे। आ रही बात समझ में? ये काम आपको खुद करने की जरूरत नहीं है, ये काम तो प्री एग्जिस्टिंग है। आप तो बस ये एरिया चुन रहे हो अपने सैंपल को इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, क्या आपको स्ट्राटा और क्लस्टर में मेन अंतर समझ में आया? दोनों को क्रिएट करने की प्रक्रिया एक जैसी है। स्ट्राटा और क्लस्टर में खाली एक ही अंतर है
स्ट्राटा जो बनाया जाता है वो वो सब ग्रुप होता है, वो सब पॉपुलेशन होता है जो इन्वेस्टिगेटर द्वारा मैन्युअली क्रिएट किया जाता है। वो ग्रुप्स प्री एग्जिस्टिंग नहीं होते। आपको पॉपुलेशन में वैसा कोई ग्रुप दिखाई नहीं देगा, लेकिन क्लस्टर जब आप क्रिएट करते हो तो वो प्री एग्जिस्टिंग ग्रुप्स होते हैं। आपको पॉपुलेशन में वो क्लस्टर, वो ग्रुप दिखाई देगा, पहले से ही वो ग्रुप मौजूद होगा। इस पॉपुलेशन में आप देखो, गोवा एक ग्रुप है, एक स्टेट है, प्री एग्जिस्टिंग है कि नहीं? मैंने जिसे चुना गोवा, वो प्री एग्जिस्टिंग है। मैंने उत्तर प्रदेश जो चुना वो प्री एग्जिस्टिंग है। मैंने जो तमिलनाडु चुना वो प्री एग्जिस्टिंग है। लेकिन यहां पर मैंने पॉपुलेशन में से जो मैन चुने वो प्री एग्जिस्टिंग थोड़ी थे। मैन का तो मुझे ग्रुप बनाना पड़ा खुद। ये डेटा मुझे कलेक्ट करके किनारे करना पड़ा कि भाई जो पॉपुलेशन मैंने इकट्ठा किया उसमें मैन इतने हैं, वुमेन इतने हैं। ये ग्रुप प्री एग्जिस्टिंग नहीं थे, ये मैन्युअली बनाए गए थे। यही अंतर है स्ट्राटा में और क्लस्टर में, यानी कि देयर इज अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस, जो कि समझना चाहिए आप, है ना? अदरवाइज आप हमेशा गड़बड़ कर देंगे। स्टेटमेंट होगी क्लस्टर की, ऑप्शन टिक करके आ जाओगे स्ट्राटा। स्टेटमेंट होगी स्ट्राटा की, ऑप्शन टिक करके आ जाओगे क्लस्टर। पूछ रहा है कि बताओ ये कौन सा मेथड है, आप होगा वो क्लस्टर मेथड, आप टिक करके आ जाओगे तो स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग है। पूछ रहा है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, टिक करके आ जाओगे तो क्लस्टर सैंपलिंग है। तो यही मेन अंतर है जो आपको ध्यान रखना है। अगर यहां तक बात क्लियर है तो मैं इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाऊं। आगे बढ़ते हैं, अभी हमारा फाइनल सैंपल इकट्ठा नहीं हुआ है। अभी तो मैंने अपनी पॉपुलेशन में से क्या किया, एरिया के आधार पर ग्रुप बना लिए। ये एरिया प्री एग्जिस्टिंग था, इसलिए हम इस ग्रुप को क्लस्टर कह रहे हैं। इसीलिए क्लस्टर सैंपलिंग को एरिया सैंपलिंग भी कहा जाता है। ठीक है ना? क्योंकि जो एरिया होते हैं, जब आप एरिया के आधार पर ग्रुप बनाते हो तो एरिया तो ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग होता है ना। अब जैसे मान लो कि मैं उत्तराखंड या देहरादून जिले में जितने भी गांव हैं उनका एक डेटा क्रिएट कर रहा हूं। जैसे मान लो रायपुर गांव है आपका, मालदेवता है, या आपके जो भी गांव है, तो ये भी तो प्री एग्जिस्टिंग हो गया ना। एरिया के आधार पर जो भी ग्रुप बनेगा वो भी प्री एग्जिस्टिंग होगा, वो ग्रुप भी क्लस्टर ही कहा जाएगा। इसीलिए क्लस्टर सैंपलिंग को एरिया सैंपलिंग भी बोलते हैं, क्योंकि एरिया भी प्री एग्जिस्टिंग होता है। वो कोई मैन्युअली क्रिएट नहीं कर रहा है इन्वेस्टिगेटर। ठीक है ना? लेकिन उस एरिया में रहने वाले, मान लो मैं ये कहूं कि यार इस पूरे पॉपुलेशन में एजुकेटेड को क्या बोलते हैं कि लिटरेट कितने हैं, इलिटरेट कितने हैं, तो क्या आपको इस पॉपुलेशन में लिटरेट इलिटरेट का कोई ग्रुप दिख रहा है? क्या वो ग्रुप प्री एग्जिस्टिंग है? नहीं। तो आपने अगर लिटरेट इलिटरेट का कोई ग्रुप बनाया तो वो स्ट्राटा कहलाएगा, वो मैन्युअली क्रिएट किया गया ग्रुप है। क्या आपको इस पॉपुलेशन में कोई मैरिड अनमैरिड का ग्रुप दिख रहा है? नहीं दिख रहा, वो प्री एग्जिस्टिंग नहीं है। वो ग्रुप आपको मैन्युअली क्रिएट करना पड़ेगा, फिर वो ग्रुप स्ट्राटा कहलाएगा, क्लस्टर नहीं कहलाएगा। उम्मीद आप समझ गए होंगे। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को मैंने थोड़ा सा छोटा कर लिया। अब मुझे क्या करना है, अपना फाइनल सैंपल इकट्ठा करना है। अब मुझे अपना फाइनल सैंपल इकट्ठा करना है। तो मैंने क्या किया, अब जैसे मैंने 7 क्लस्टर बनाए, तो अब मैं ये पूरा का पूरा क्लस्टर अपने सैंपल में ले लूंगा एट रैंडम। जैसे मैंने हिमाचल प्रदेश को अपने सैंपल में डाल लिया, हिमाचल प्रदेश ये मेरे सैंपल में आ गया। मैंने उत्तर प्रदेश को अपने सैंपल में डाल लिया। मैंने गुजरात को भी अपने सैंपल में डाल लिया। मैंने तमिलनाडु को भी अपने सैंपल में डाल लिया। यानी मैंने पूरा का पूरा क्लस्टर उठाकर ही अपने सैंपल में डाल दिया। और ये जो मैंने सैंपल में डाला ये एट रैंडम चुना गया है, एट रैंडम।
एट रैंडम, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने यहां पर कोई बाइस्डनेस दिखाई हो या मेरी कोई पर्सनल जजमेंट इसमें शामिल हो। मैंने ये जो 7 सब ग्रुप्स बनाए थे, मैंने ये जो क्लस्टर्स क्रिएट किए थे, इनमें से पूर 6-7 क्लस्टर मैंने क्रिएट किए थे ना, 7 ग्रुप मैंने क्रिएट किए थे, उसमें से एट रैंडम मैंने 4 ग्रुप चुन लिए अपने फाइनल सैंपल में। एट रैंडम, एट रैंडम। अब जो मैं अपना फाइनल सैंपल में जो मैं 4 ग्रुप मैंने चुना है ना, अब इन जगहों पर मैं रिसर्च करूंगा। अब मैं जो भी डेटा कलेक्ट करूंगा एचपी से, यूपी से, गुजरात से, तमिलनाडु से, ये मेरे फाइनल सैंपल का हिस्सा रहेंगे, ये मेरा फाइनल सैंपल रहेगा। यानी मेरे फाइनल सैंपल में 4 क्लस्टर्स को मैंने शामिल किया है, 4 एरिया को मैंने शामिल किया है, और मैं यहीं से सैंपल उठाऊंगा, मैं यहीं पर रिसर्च करूंगा। और जब मैं इन 4 स्टेट्स पर रिसर्च करूंगा, क्योंकि ये सैंपल मैंने रैंडम लिया है, रैंडमली लिया है, तो इन सैंपल से जो रिजल्ट आएगा वही पूरे भारत का भी रिजल्ट होगा, ऐसा मैं एज्यूम कर लूंगा कि जो इस सैंपल को स्टडी करके जो मुझे नतीजे मिलेंगे, मैं एज्यूम कर लूंगा कि अगर मैं पूरे भारत के डेटा को स्टडी करता तो भी मुझे सेम ही नतीजे मिलते। यानी जो विशेषताएं सैंपल में होंगी वही विशेषताएं पॉपुलेशन में भी पाई जाएंगी। इसी थ्योरी को, इसी अजम्पशन को तो लॉ ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहते हैं ना। इसीलिए हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन पर रिसर्च करने से अच्छा इस सैंपल पर रिसर्च करते हैं। समय भी कम लगेगा, पैसा भी कम लगेगा, और हम इस अजम्पशन पर ये रिसर्च कर रहे हैं कि भाई जो विशेषताएं सैंपल में होंगी वही इस पॉपुलेशन में भी होंगी। अगर इस सैंपल का एवरेज 10 आ रहा है तो हम एज्यूम कर लेंगे कि पॉपुलेशन का एवरेज भी 10 होगा। उसके लिए हमें पूरा पॉपुलेशन का डेटा स्टडी करने की जरूरत नहीं है। तो सैंपल एक साइंटिफिक प्रक्रिया हो गई, और इस प्रक्रिया को हम क्लस्टर सैंपलिंग बोलते हैं। पहले आप मुझे बताओ, क्या ये प्रक्रिया समझ में आई? क्योंकि यहां पर भी फाइनल सैंपल एट रैंडम कलेक्ट हो रहा है, पूरा क्लस्टर ही आप उठा के डाल दे रहे हो। अच्छा, आप मुझे बताओ, यहां जो फाइनल सैंपल इकट्ठा हो रहा था, क्या आपने उसमें ये पूरा का पूरा ग्रुप उठा के सैंपल में डाला था? नहीं, आपने ग्रुप में से रैंडमली यूनिट्स का चुनाव किया था। याद रखना, यहां पर पूरा का पूरा क्लस्टर ही आपने सैंपल में डाल दिया है, पूरा का पूरा एरिया ही आपने सैंपल में डाल दिया है। यानी अगर आपने 7 क्लस्टर बनाए थे तो उसमें एट रैंडम आपने 4 क्लस्टर चुन लिए हैं। अब आप इन 4 क्लस्टर्स पे अपने फाइनल सैंपल पे जो स्टडी करना है करो, और उससे अनुमान लगाओ पूरे पॉपुलेशन का। ठीक है? अब एक सवाल का आप मेरे को प्लीज जवाब देना। देखो, हिमाचल प्रदेश में जब मैं इंटरनली देखूंगा तो मुझे मैन भी दिखाई देंगे, मुझे वुमेन भी दिखाई देंगी, मुझे बच्चे भी दिखाई देंगे, मुझे एजुकेटेड भी दिखाई देंगे, अनएजुकेटेड भी दिखाई देंगे, मुझे मैरिड भी दिखाई देंगे, अनमैरिड भी दिखाई देंगे। पॉइंट इज दैट कि जब आप हिमाचल प्रदेश के अंदर झांकोगे, इस ग्रुप के अंदर देखोगे, यानी कि यानी कि इंटरनली इंटरनली यानी विदिन, बताओ आपको ये ग्रुप्स की पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश के अंदर जब आप झांकोगे तो उसके अंदर जितने भी यूनिट्स होंगे, क्या वो एक समान होंगे, होमोजीनियस होंगे? वो हेट्रोजीनियस होंगे। यस और नो? क्या इसको समझ पाना कोई बहुत मुश्किल काम था? नहीं, वो हेट्रोजीनियस होंगे। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि यार जैसे मैं कहता हूं ना यार, हर जगह एक ही जैसे तो लोग रहते हैं, भारत में देखो वही इंसान है, विदेश में देखो वही इंसान है, वही आदमी औरत बच्चे सब एक ही तो हैं, वही पेड़ पौधे, वही एनवायरनमेंट, वही नेचर। अगर मैं बोलूं कि भाई आंध्र प्रदेश में या अरुणाचल प्रदेश जो भी था ये, यहाँ पर भी मैन होंगे, वुमेन होंगी, बच्चे होंगे, तो इसका मतलब ये भी ये भी
इंटरनली दैट इज विद इन, जब आप इस क्लस्टर में, इस ग्रुप में अंदर झांकोगे तो आपको जो भी डेटा दिखाई देगा वो हेट्रोजीनियस होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इन दोनों को जब आप देखोगे तो, यानी कि जब आप एक्सटर्नली इन क्लस्टर्स को देखोगे, एक्सटर्नली दैट इज बिटवीन, जैसे मैं बोलूं कि यार इन दोनों स्टेट्स को एक्सटर्नली देखो, तो बताओ इन दोनों स्टेट्स में जो यूनिट्स हैं वो एक समान है क्या? हाँ, अरे भाई ऊपर भी मैन वुमेन चिल्ड्रन है, इधर भी मैन वुमेन चिल्ड्रन है, हर स्टेट में एक ही जैसे तो लोग रहते हैं भाई, इंसान रहते हैं, या तो वो बेरोजगार होते हैं या रोजगार होता है उनपे, या तो मैरिड होते हैं या तो अनमैरिड होते हैं, हर स्टेट की पॉपुलेशन एक्सटर्नली तो होमोजीनियस ही होगी ना भाई। यानी कि एक और अंतर हमें मिल गया, ये होमोजेनियस हो गया। हमें स्ट्राटा में और क्लस्टर में एक और अंतर दिखाई दे रहा है। जो स्ट्राटा था वो विद इन द ग्रुप होमोजीनियस था और बिटवीन द ग्रुप हेट्रोजीनियस था। जब हम उस ग्रुप में अंदर देख रहे थे तो सब आदमी दिखाई दे रहे थे या सब औरतें दिखाई दे रही थी, सब एक जैसे लोग दिखाई दे रहे थे, किसी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर वो सिमिलर हमको नजर आ रहे थे। तो वो इंटरनली होमोजीनियस थे, एक्सटर्नली हेट्रोजीनियस थे। लेकिन स्ट्राटा में जब हमने देखा तो वो इंटरनली हेट्रोजीनियस था और एक्सटर्नली होमोजीनियस था। आप समझ गए ना मैं हेट्रोजीनियस होमोजीनियस किस आधार पे बोल रहा हूं? अच्छा, ये जो आपने फाइनल सैंपल इकट्ठा किया, जैसे आपने हिमाचल प्रदेश का सैंपल लिया, ठीक है ना, जैसे ये हिमाचल प्रदेश में जो रहने वाले लोग हैं मैंने उनको इस तरह से दिखाया, इसी तरह से ये मैंने उत्तर प्रदेश का एक सैंपल ले लिया, मैंने गुजरात का एक सैंपल ले लिया, मैंने तमिलनाडु का एक सैंपल ले लिया। बताइए जरा, ये जो आपने फाइनल सैंपल इकट्ठा किया जिसमें 4 क्लस्टर्स को आपने, 4 एरिया को आपने अपने फाइनल सैंपल में जगह दी, ये फाइनल सैंपल होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है? ये फाइनल सैंपल होमोजीनियस है। सही बोल रहा हूं? ये फाइनल सैंपल होमोजीनियस है। अरे 4 ग्रुप्स है ना, हर एक ग्रुप्स एक समान ही तो है भाई, हर एक ग्रुप्स में जो यूनिट मिलेंगे वो एक जैसे ही तो मिलेंगे। एचपी में भी वही पॉपुलेशन मिलेगी, यूपी में भी वही पॉपुलेशन मिलेगी। यानी ये जो फाइनल सैंपल आपने इकट्ठा किया है, ये फाइनल सैंपल जो देखा जाए तो ये है आपका होमोजीनियस। जबकि मैंने क्लस्टर सैंपलिंग में जो फाइनल सैंपल इकट्ठा किया था वो था हेट्रोजीनियस। कितना अंतर है ये क्लस्टर सैंपलिंग में और स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में? खाली ये थोड़ी देखना है कि हमने ग्रुप बनाए हैं, पूरी प्रक्रिया को जब आप ध्यान से देखोगे तो स्ट्राटा अलग है और क्लस्टर अलग है। स्ट्राटा से जो फाइनल सैंपल इकट्ठा हुआ वो हेट्रोजीनियस था, क्लस्टर से जो हमने फाइनल सैंपल इकट्ठा किया वो होमोजीनियस था। क्या आपको क्लस्टर सैंपलिंग समझ में आई? क्या आपको ये प्रक्रिया, जो फाइनल सैंपल मैंने इकट्ठा किया, ये प्रक्रिया समझ में आई? इस प्रक्रिया को नाम दिया जाता है क्लस्टर सैंपलिंग का या एरिया सैंपलिंग का। ठीक है, आइए इसको पढ़ लेते हैं खाली रेफरेंस के लिए। वैसे तो ये ग्राफ ज्यादा एक्सप्रेसिव है, फिर भी पढ़ लीजिए इसको। व्हेन टोटल पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इन सम रिकॉग्नाइजेबल सब डिवीजन, रिकॉग्नाइजेबल मतलब जो पहले से ही रिकॉग्नाइज्ड हो, प्री एग्जिस्टिंग हो, which are termed as clusters, and some of the clusters are selected in the sample and are examined completely। यानी कि आपने ये जो क्लस्टर्स चुने हैं इनमें से कुछ क्लस्टर्स को आप एट रैंडम अपने सैंपल में ले लोगे और उसको कंप्लीटली एग्जामिन करोगे। यानी हिमाचल प्रदेश का पूरा कंप्लीट
डेटा आप एग्जामिन करोगे, उत्तर प्रदेश का आप पूरा कंप्लीट डेटा आप एग्जामिन करोगे, आप बोलोगे तो बहुत ज्यादा है। अरे तो भाई जो तुम्हारा पॉपुलेशन था जरा उसको देखो और आप अपने सैंपल को देखो, क्या ज्यादा है? अरे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है यार, वो स्टडी करने में बहुत पैसा लगता, बहुत समय लगता, ये तो फिर भी मेरे पास कम है डेटा। ठीक है, तो जो भी क्लस्टर्स बनाए जाते हैं उसको एट रैंडम उन क्लस्टर्स में से कुछ क्लस्टर्स को अपने फाइनल सैंपल में चुन लिया जाता है, एंड देन द और उन सैंपल्स को कंप्लीटली एग्जामिन कहा जाता है, और इस प्रक्रिया को ही हम क्लस्टर सैंपलिंग या एरिया सैंपलिंग कहते हैं। उम्मीद है कि आपको क्लस्टर सैंपलिंग में और स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में एक अंतर भी समझ में आ गया होगा, हालांकि मैंने उन अंतरों को यहाँ पर लिख भी दिया है, ठीक है ना, ताकि आपको ये याद रहे, कभी भविष्य में रिवीजन करो कि भाई मेन डिफरेंस हमको क्या क्या दिखाई दिया। केवल रीड करूंगा क्योंकि ये अंतर आपको समझ में आ गया होगा। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में जो सब ग्रुप्स बनाए जाते हैं वो मैन्युअली बनाए जाते हैं किसी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर, लेकिन क्लस्टर एक ऐसे सब ग्रुप्स होते हैं जो प्री एग्जिस्टिंग होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ये अंतर हमने समझ लिया था। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में जो सैंपल लिया जाता है वो स्ट्राटा से लिया जाता है, एट रैंडम, मतलब रैंडम टेक्निक का इस्तेमाल करके स्ट्राटा में से हम सैंपल लेते हैं। लेकिन क्लस्टर सैंपलिंग में क्लस्टर को ही चुन लिया जाता है, पूरा का पूरा क्लस्टर ही अपने सैंपल में रैंडमली चुन लिया जाता है। भाई स्ट्राटा में क्या था कि आपने स्ट्राटा में से सैंपल लिया, और क्लस्टर सैंपलिंग में पूरा का पूरा क्लस्टर ही आपने अपने सैंपल में चुन लिया, फिर आप उस क्लस्टर को कंप्लीटली एग्जामिन करोगे। तो स्ट्राटा में जो ग्रुप बनाए थे उस ग्रुप में से आपने रैंडमली सैंपल उठाया, लेकिन क्लस्टर जो आपने बनाए थे क्लस्टर सैंपलिंग में आपने वो पूरा का पूरा क्लस्टर ही अपने सैंपल में रख लिया एट रैंडम। यहाँ जो फाइनल सैंपल आता है वो हेट्रोजीनियस होता है, यहाँ जो फाइनल सैंपल आता है वो होमोजीनियस होता है, जैसा मैंने ऊपर समझाया। यहाँ जो ग्रुप्स बनाए जाते हैं यानी स्ट्राटा, वो होमोजीनियस होता है इंटरनली और हेट्रोजीनियस होता है एक्सटर्नली, और यहाँ जो ग्रुप्स बनाए जाते हैं यानी कि क्लस्टर्स, वो हेट्रोजीनियस होते हैं इंटरनली और होमोजीनियस होते हैं एक्सटर्नली। ये खाली पढ़ लो तो दिमाग की नसें हिल जाएंगी कि अरे क्या लिखा है इंटरनली, एक्सटर्नली और होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, परंतु जब आप इस चार्ट को देखेंगे तो ये बात आपको बेहतर समझ में आएगी कि मैं किसे होमोजीनियस किसे हेट्रोजीनियस कह रहा हूं, कब मेरा फाइनल सैंपल हेट्रोजीनियस है, कब मेरा फाइनल सैंपल होमोजीनियस है। क्योंकि ये दोनों मेथड में कुछ भी मिलता जुलता नहीं है, मिलता जुलता खाली ये है कि दोनों में पॉपुलेशन का सब डिवीजन होता है। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में भी पॉपुलेशन का सब डिवीजन होता है और क्लस्टर में भी पॉपुलेशन का सब डिवीजन होता है, बस यही कॉमन है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, बहुत अंतर है दोनों प्रक्रिया में। इसीलिए इस अंतर को मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा भी बहुत जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट भी है। इसके बाद आता है लास्ट, मल्टी स्टेज सैंपलिंग। एज द नेम सजेस्ट, ये मल्टी स्टेज सैंपलिंग है। इसमें क्या होता है, कई स्टेजेस से होकर आप अपना सैंपल इकट्ठा करते हो। जैसे एक एग्जांपल के लिए, इन दिस मेथड सैंपलिंग, in this method of sampling, samples are selected at multiple stages. जैसे एक एग्जांपल से आप समझो, we need to select a sample of 1000 urban households from India. मुझे भारत से 1000 शहरी हाउस होल्ड्स का सैंपल लेना है। हाउस होल्ड बोले तो परिवार, 1000 परिवारों का सैंपल उठाना है, वो परिवार जो शहरों में रहते हैं। पूरा भारत छोटा तो है नहीं, कितने सारे भारत में हमारे स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स में कितने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, उन डिस्ट्रिक्ट में कई शहरी इलाके हैं, कई ग्रामीण इलाके हैं, कई आपके एकदम बैकवर्ड एरिया है। मुझे शहरी इलाकों से डेटा लेना है। शहर तो कितने सारे शहर हैं भाई, तो बहुत बड़ा मेरे पास पॉपुलेशन है। तो मैंने क्या किया, रैंडमली 4 स्टेट्स चुने, एट रैंडम मैंने 4 स्टेट्स चुने भाई, पूरे भारत में से कोई भी एट रैंडम 4 स्टेट चुन लिए, ठीक है।
उन 4 स्टेट में से मैंने 10 शहर चुने। अच्छा, आप बोलोगे ये तो क्लस्टर सैंपलिंग हो गई ना, कि आपने भारत में से 4 स्टेट चुने तो ये तो एरिया हो गया। अरे तो भाई, मैं पूरे भारत में से 4 स्टेट चुनूंगा और उन 4 स्टेट में से 2 स्टेट को मैं सैंपल ले लूंगा, तब हुआ वो क्लस्टर सैंपलिंग। क्योंकि क्लस्टर सैंपलिंग में जो भी एरिया होता है प्री एग्जिस्टिंग, उसको आप पहले पूरे भारत में से, जैसे मान लो कि जितने भी स्टेट हैं उसमें से मैंने 10 स्टेट चुने, क्लस्टर हो गया वो, और 10 में से 4 का सैंपल ले लिया, वही पूरे के पूरे स्टेट मैंने सैंपल में डाल दिया। वैसा तो मैं कर नहीं रहा हूं। अब मैं उन स्टेट्स में से भी 10 शहरों को चुन रहा हूं। उन 10 शहरों में न जाने कितने सारे परिवार रहते होंगे अलग अलग लोकेशन पर। तो मैं उन 10 शहरों में 30 वार्ड को चुन रहा हूं। हर एक शहर में वार्ड होते हैं ना, तो मैं उन 10, कितने सारे वार्ड होंगे, पहले तो पूरे भारत में कितने सारे स्टेट्स होंगे, तो मैंने 4 स्टेट्स चुने रैंडमली। फिर उन 4 में स्टेट्स में से मैंने 10 शहर चुने रैंडमली। उन 10 शहरों में से मैंने 30 वार्ड चुने रैंडमली। उन 30 वार्ड में भी लाखों परिवार होंगे। मैंने उन 30 वार्ड में से फाइनली अपने कितने 1000 परिवारों का सैंपल मुझे इकट्ठा करना था ना, तो मैंने उन 30 वार्ड में से अपना फाइनली सैंपल इकट्ठा किया 1000 हाउस होल्ड्स का। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो फाइनल सैंपल आपके पास आया है, ये जो मेरा फाइनल सैंपल मेरे पास आया है, ये फाइनल सैंपल कई सारे स्टेजेस से होकर गुजरा। मैंने पहले अपने पूरी पॉपुलेशन से 4 स्टेट चुने, फिर मैंने उन स्टेट में से 10 शहर चुने, फिर मैंने उन 10 शहरों में से 30 वार्ड चुने, फिर उन 30 वार्ड में से मैंने 1000 परिवारों का फाइनल सैंपल इकट्ठा किया। तो ये 4 स्टेजेस से होकर मेरा फाइनल सैंपल मेरे को मिला, इसीलिए हम इसको मल्टी स्टेज सैंपलिंग कहेंगे। ये किसी भी प्रकार से क्लस्टर सैंपलिंग से आप इसको कंपेयर मत करना भाई, क्योंकि क्लस्टर सैंपलिंग में तो बस ये एक ही स्टेज होता है ना, उसमें 4 स्टेज थोड़ी होते हैं भाई। उसमें से तो आप क्लस्टर सैंपलिंग में तो आप क्या करते हो, पूरे भारत में से आपने 7 स्टेट चुने और उन्हीं 7 स्टेट को, पूरे के पूरे क्लस्टर को अपने फाइनल सैंपल में रेंडमली आपने इकट्ठा कर लिया कि भाई 7 में से एट रेंडम मैंने 4 क्लस्टर, 4 एरिया को अपने फाइनल सैंपल में सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इन 4 एरिया का कंप्लीट एग्जामिनेशन करूंगा। यहां आपको बहुत स्टेज दिखेगा, यहां तो केवल एक ही स्टेज दिखा कि भाई मैंने पॉपुलेशन में से क्लस्टर बनाए और क्लस्टर को अपने फाइनल सैंपल में चुन लिया एट रैंडम, कि भाई मेरे पास अगर 7 क्लस्टर थे तो मैंने उसमें से 4 क्लस्टर एट रैंडम चुन लिए। लेकिन यहां पर ऐसा थोड़ी हो रहा है। यहां पर तो मैंने अपने पूरे भारत में से 4 स्टेट चुने, फिर उन स्टेट में से 10 शहर चुने, फिर उन 10 शहरों में से 30 वार्ड चुने, फिर उन 30 वार्डों में जितने परिवार रहते हैं उनमें से 1000 परिवारों का मैंने सैंपल लिया। मल्टी स्टेज हो गया ना, तो कंफ्यूज मत होना। क्या आपको मल्टी स्टेज सैंपलिंग क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है तो हैंड रेस करो भाई, क्योंकि रैंडम सैंपलिंग समाप्त हुई। रैंडम सैंपलिंग, नॉन रैंडम की अब बात करेंगे। रैंडम सैंपलिंग समाप्त। इजी है। नॉन रैंडम सैंपलिंग को नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग भी कहते हैं। नॉन रैंडम सैंपलिंग, अनलाइक प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग यानी कि रैंडम सैंपलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग यानी नॉन रैंडम सैंपलिंग is a method in which not all units in the population have equal chance to be selected in the sample। जैसे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग या रैंडम सैंपलिंग में क्या होता था कि आपके पॉपुलेशन में से जो भी यूनिट आप अपने सैंपल में चुनोगे वो एट रैंडम चुनोगे, यानी आपके पॉपुलेशन में कोई भी यूनिट चुने जाने के, सैंपल में कोई भी यूनिट चुने जाने के इक्वल चांस होते हैं। लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी या नॉन रैंडम सैंपलिंग में आपकी पॉपुलेशन में से हर यूनिट के चुने जाने के इक्वल चांस नहीं होते। ठीक है ना? जाहिर सी बात है कि नॉन रैंडम सैंपलिंग में बाइस्डनेस आ जाती है, पर्सनल जजमेंट आ जाता है, और कभी कभी सिचुएशन की डिमांड होती है कि भाई यहां पर डेटा आप एट रैंडम कलेक्ट करोगे तो आपका डेटा किसी
काम का नहीं होगा, यूजफुल नहीं होगा। मतलब आपको कभी कभी डेटा नॉन रैंडम तरीके से, नॉन प्रोबेबल तरीके से ही कैलकुलेट करना पड़ता है, बिकॉज सिचुएशन डिमांड्स इट। आप वहां पे ज्यादा साइंटिफिक तरीका अप्लाई नहीं कर सकते। हालांकि नॉन रैंडम तरीके से कलेक्ट किया गया जो सैंपल होता है, उस सैंपल को आप पॉपुलेशन का उतना अच्छा रिप्रेजेंटेटिव नहीं मानते। वजह, क्योंकि वो सैंपल में कोई जो भी यूनिट आपने चुने हैं वो पर्सनल बाइज्डनेस या जजमेंट के आधार पर चुने हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी वाले टेक्निक में पॉपुलेशन में से हर यूनिट को चुने जाने का इक्वल चांस नहीं होता है, इसीलिए हम इसको नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग भी बोलते हैं। जैसे आपको ना एक एग्जांपल देता हूं, जैसे एक मेथड का एग्जांपल देता हूं सबसे पहले, ताकि आपको समझ में आए कि क्या होता है पर्सनल जजमेंट, और पर्सनल जजमेंट कभी कभी बहुत अच्छा क्यों माना जाता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जैसे मान लो एक स्कूल है, उस स्कूल में एक डांस टीचर है, ठीक है। ये डांस टीचर जो है वो 100 बच्चों को डांस सिखाती है। स्कूल में 100 बच्चे हैं जो डांस क्लासेस लेते हैं, ठीक है ना। अब एक टीचर 100 बच्चों को डांस सिखाती है। अब एक टीचर को तो पता होता है ना यार कि कौन अच्छा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, किसका जो है क्या बोलते हैं कि फ्यूचर ब्राइट लग रहा है। मतलब एक टीचर तो भांप जाता है ना कि कौन सा स्टूडेंट डांसर बन पाएगा, कौन नहीं बन पाएगा, किसके मूव्स स्मूथ हैं, अच्छे हैं, किसके नहीं हैं, कौन कम एफर्ट लगा रहा है, कौन ज्यादा एफर्ट लगा रहा है। मतलब एक टीचर हर एक स्टूडेंट को पर्सनली स्टडी करता होगा, उसे मालूम होगा कि वो जिन्हें सिखा रहा है उनमें से कौन बेहतर सीख रहा है, कौन नहीं सीख रहा है, कौन कॉन्फिडेंट है, कौन नहीं है। खैर, मान लीजिए कि इस स्कूल में एक डांस कंपटीशन होना है, या फिर इस स्कूल में मान लो एक फंक्शन है, जैसे कि 26 जनवरी, 26 जनवरी का एक इवेंट हो रहा है। उस 26 जनवरी में एक डांस भी रखा गया है कि भाई हमारे स्कूल के बच्चे उस 26 जनवरी वाले इवेंट में डांस परफॉर्मेंस करेंगे, ठीक है ना। डांस परफॉर्मेंस रखा गया है। ये डांस परफॉर्मेंस के लिए 5 बच्चों को चुना जाना है, 5 बच्चों को चुना जाना है कि भाई 5 बच्चे होंगे जो 26 जनवरी पर इस गाने में डांस करके दिखाएंगे भाई स्टेज पर, ठीक है। अब इसके लिए डांस टीचर को बता दिया गया, भाई नोटिस भेज दिया गया कि भाई हमारे 26 जनवरी को हमारे स्कूल में एक डांस प्रोग्राम रखा गया है, आप अपने बच्चों को तैयार कर दीजिए कि भाई उस दिन डांस प्रोग्राम होना है। अब एक डांस टीचर को इस इवेंट में एक डांस प्रोग्राम करवाने के लिए 5 बच्चों का चुनाव करना है। अगर वो इन 100 में से 5 बच्चों का चुनाव एट रैंडम करेगी, एट रैंडम करेगी, तो 100 के 100 बच्चे एक स्किल्स के तो होंगे नहीं, 100 के 100 बच्चों में एक जैसी खूबियां तो होंगी नहीं। 100 बच्चे डांस, अरे भाई मैं पढ़ा ही रहा हूँ 100 बच्चों को, तो कोई अच्छा पढ़ रहा है, कोई कम अच्छा पढ़ रहा है, किसी के समझ में जल्दी आ जा रहा है, किसी के समझ में देर आ जा रहा है। अरे 100 में से कुछ पास हो जा रहे हैं तो कुछ फेल भी हो जा रहे हैं। सब एक समान थोड़ी है, किसी में स्किल्स कम है, किसी में स्किल्स ज्यादा हैं, कोई ज्यादा कंसंट्रेट करता है, कोई कम कंसंट्रेट करता है, कोई ज्यादा मेहनती है, कोई कम मेहनती है। अगर आप इन 100 में से 5 बच्चों को एट रैंडम चुन लोगे, तो क्या हर यूनिट को चुने जाने के इक्वल चांस होते हैं एट रैंडम में? हाँ। तो क्या संभव है कि इन 5 बच्चों में कोई एक वीक भी आ जाए? ऐसा हो सकता है। हाँ, एक ऐसा बच्चा भी आपने चुन लिया जो उतना बेहतर डांस नहीं करता। अब मान लो एक 5 बच्चों में एक ऐसा बच्चा भी चुन लिया गया जो उतना बेहतर नहीं है, तो आप उस बच्चे को इतने बड़े स्टेज पर डांस परफॉर्म करने के लिए भेज दोगे तो ये तो एकदम फेल हो जाएगा इवेंट। पता चल रहा है कि कोई सिंक्रोनाइजेशन ही नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है उस ग्रुप में। जब वो ग्रुप डांस कर रहा है तो 4 बच्चे देख रहे हैं लेफ्ट तो एक देख रहा है राइट, है ना। 4 बच्चे हाथ ऊपर कर रहे हैं तो भाई
क्या बोलते हैं कि एक बच्चा जो है वो हाथ को एक हाथ ऊपर कर रहा है, मतलब कोई कोऑर्डिनेशन, कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, डांस एकदम घटिया लगेगा। क्या एक टीचर इतना रिस्क ले सकती है इन 100 में से 5 बच्चों को रैंडमली चुनने का? ये तो भाई बहुत रिस्की हो जाएगा, इतना रिस्क नहीं ले सकता इतने बड़े इवेंट के लिए। इसलिए डांस टीचर ने पर्सनल जजमेंट का इस्तेमाल किया, पर्सनल जजमेंट, बायस्डनेस उसने अपनाया। उसने देखा, वो जानती थी टीचर कि मैं जिन 100 स्टूडेंट्स को डांस सिखाती हूँ उनमें से कुछ बहुत बेहतर है, वो मेरी नजर में है। मैंने उन 5 को चुना, मैंने कहा आप आ जाइए, 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 ये 5 लोग ये डांस परफॉर्म करेंगे, प्रैक्टिस कर लो, इस दिन आपको ये डांस करना है। ये 5 लोग जो चुने वो टीचर ने अपने पर्सनल जजमेंट से, अपने स्किल्स के आधार पर, अपनी नॉलेज के आधार पर, अपने बाइज्डनेस का इस्तेमाल करते हुए ये 5 बच्चे उन्होंने चुने। क्यों? ये 5 बच्चे नॉन रेंडमली चुने गए हैं। रीजन, मैं नहीं चाहता कि वो डांस परफॉर्मेंस खराब हो, उस दिन का इवेंट खराब हो और मेरा नाम खराब हो। मैं चाहता हूं ऐसे ही बच्चे उस डांस को परफॉर्म करें जो बेस्ट है। बताओ, अब ये इवेंट के सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे ना? कई बार सिचुएशन की डिमांड होती है कि नहीं, यहां पर रैंडम टेक्निक काम नहीं आएगी, यहां पर आपको नॉन रैंडम तरीके से ही सैंपल चुनना होगा। मैंने 100 बच्चों के पॉपुलेशन में से 5 बच्चों का सैंपल नॉन रैंडम तरीके से चुना, पर्सनल जजमेंट के आधार पर। तो पर्सनल जजमेंट भी एक मेथड हो गया नॉन रैंडम टेक्निक का। इसी तरह से और भी कई सारे मेथड होते हैं। तो समटाइम्स सिचुएशन डिमांड्स इट, सिचुएशन की डिमांड होती है कि भाई रैंडम तरीका यहां नहीं चल सकता है, सिचुएशन में यहां पर पैसे की कमी है, आपके पास समय की कमी है, यहां पर आपको रिस्क ज्यादा नहीं लेना है। तो ऐसे कई सारे सरकमस्टांसेस होते हैं जब आप तय करते हो कि भैया हम अपने नॉन रैंडम तरीके से ही सैंपल का चुनाव करेंगे। क्या आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है नॉन रैंडम का? जब आप बोल रहे हो कि यार रैंडम टेक्निक तो बड़ी साइंटिफिक होती है, रैंडम टेक्निक तो बड़ी साइंटिफिक होती है, रैंडम टेक्निक से कलेक्ट किया गया सैंपल तो अपने पॉपुलेशन का बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो आप फिर नॉन रैंडम टेक्निक से क्यों सैंपल इकट्ठा कर रहे हो? कई बार हमको इतना साइंटिफिक तरीका अपनाने की जरूरत नहीं है। कई बार सिचुएशन की डिमांड ऐसी होती है कि हमको सैंपल नॉन रैंडम तरीके से ही इकट्ठा करना होगा, अपने उस इवेंट के, अपने उस रिसर्च के, अपने उस इन्वेस्टिगेशन के सक्सेस होने के लिए। ठीक है ना? हालांकि ये जो सैंपल आपने इकट्ठा किया ये अपने पॉपुलेशन का अच्छा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, क्योंकि आपने तो एकदम बेस्ट वाले 5 चुन लिए। क्या आपके पूरे पॉपुलेशन में 100 के 100 स्टूडेंट एकदम बेस्ट हैं क्या? नहीं, आपने तो बेस्ट वाले 5 चुने हैं पर्सनल जजमेंट के आधार पर। ये पॉपुलेशन का अच्छा रिप्रेजेंटेटिव नहीं माना जाएगा। तो नॉन रैंडम तरीके से चुनी गई सैंपल पॉपुलेशन का अच्छा रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, पर कई बार हमारे रिसर्च के लिए ये तरीका ही काम आता है, रैंडम वाला तरीका काम नहीं आता है। इस मेथड को एक नाम दिया गया है, इस मेथड को कहते हैं जजमेंट और पर्पसिव सैंपलिंग। जजमेंट सैंपलिंग इसको बोलते हैं, यही वाली बात। इन दिस मेथड एन एक्सपर्ट, जैसे डांस टीचर, विद नॉलेज ऑफ पॉपुलेशन, जिसको पॉपुलेशन की अच्छी नॉलेज है, उसके 100 बच्चे वो डांस सिखाती है तो उसको 100 बच्चों की अच्छी नॉलेज है कि कौन अच्छा करता है कौन नहीं करता, डिसाइड्स विच यूनिट इन द पॉपुलेशन शुड बी सेलेक्टेड। तो ये भी एक तरह का नॉन रैंडम टेक्निक हो गया, इसको हम जजमेंट या पर्पसिव सैंपलिंग बोलते हैं। ये भी एक मेथड का नाम है, जजमेंट सैंपलिंग। एग्जाम्पल के लिए वही लिख देता हूं ताकि आपको याद आ जाए। मैंने ये पहले समझा दिया ताकि मैं आपको कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करना चाह रहा था बस। कि जब रैंडम सैंपलिंग इतना साइंटिफिक है, इतना अच्छा है, तो मैं नॉन रैंडम सैंपलिंग क्यों पढ़ रहा हूं? अ डांस टीचर सेलेक्टिंग सम स्टूडेंट्स फॉर स्टेज परफॉर्मेंस।
पहले आप मुझे बताओ, नॉन रैंडम सैंपलिंग और नॉन रैंडम सैंपलिंग में जजमेंट सैंपलिंग, क्या आपको ये समझ में आ गया? पर्सनल जजमेंट था ना इस मेथड में, क्या ये पार्ट समझ में आया? नॉन रैंडम सैंपलिंग के और भी कई सारे मेथड होते हैं, अभी मैंने केवल एक बताया, जजमेंट सैंपलिंग। मैंने पहले जजमेंट सैंपलिंग इसलिए बताया ताकि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट से जोड़ सकूं। अब बाकी के मेथड भी पढ़ते हैं, जैसे कि कन्वीनियंस या हैपहैज़र्ड सैंपलिंग। तो कन्वीनियंस या हैपहैज़र्ड का मतलब होता है जो अव्यवस्थित हो, अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में, आप इसको इस तरह से नरेट कर सकते हो। कन्वीनियंस सैंपलिंग भी नॉन रैंडम सैंपलिंग का ही एक मेथड है। कन्वीनियंस सैंपलिंग में आप अपने आप ही समझ जाओ, कन्वीनियंस या हैपहैज़र्ड में क्या होता है कि आप अपने कन्वीनियंस के आधार पर, अपनी सुविधा के अनुसार, आप अपने कन्वीनियंस के अनुसार ही सैंपल को इकट्ठा करते हो। जब आप अपने, इफ it is a technique where sample are selected from the population only because they are conveniently available to the researcher, यानी रिसर्चर को जो डेटा चाहिए था वो डेटा उसको आसानी से उपलब्ध हो जा रहा था, इसलिए उसने उस डेटा को चुना। उसने कोई रैंडम तरीका नहीं अपनाया, क्योंकि वो डेटा उसको इजीली अवेलेबल था, इसलिए उसने उस डेटा पर ही रिसर्च किया। तो ये कन्वीनियंस सैंपलिंग हो गया। जैसे एक एग्जांपल के लिए मान लो, एक न्यूज चैनल में एक रिपोर्टर, मान लो एक फिल्म लगी है, कांतारा लगी है मूवी। अब कांतारा तो पूरे भारत के कितने सारे थिएटर्स में लगी है, उसमें कितने सारे लोग वो मूवी देखने गए होंगे, और जब वो मूवी देख के निकलेंगे तो उनके फीडबैक से पता चलेगा कि भाई मूवी कैसी लग रही है, लोगों को एक आइडिया लगेगा। हर न्यूज चैनल वाले एक ऐसा प्रोग्राम करते हैं अपने 24 घंटे में, जिसमें वो रोज कौन सी मूवी लगी है, लोगों का क्या फीडबैक है, ये सब वो चैनल पर दिखाते हैं। मान लो एक न्यूज चैनल वाले मूवी का रिव्यू कर रहे हैं, तो मूवी का रिव्यू करने के लिए उन्होंने अपना जो क्या बोलते हैं कि एक बंदा है, उसे भेजा है रिपोर्टर को कि जाओ भाई तुम थिएटर के आगे लोगों से पूछना कि ये मूवी जो देख के निकलेंगे उनको ये मूवी कैसी लगी, ताकि हम एक रिव्यू दे सके अपने चैनल पर कि भाई लोगों को ये मूवी कैसी लग रही है। अब पूरे भारत में इतने सारे थिएटर्स हैं, आप क्या हर थिएटर में अपना एक रिपोर्टर खड़ा कर दोगे? अब आपने रिपोर्टर से कहा जाओ यार ये डेटा लेकर आओ, कुछ इंटरव्यू करो, 4-5 वीडियो क्लिप हमको देना, हम उसको चैनल पे दिखाएंगे। अब वो रिपोर्टर क्या करेगा, जो भी उसके पास कोई भी अच्छा अगर थिएटर होगा, वहां पर वो जाकर खड़ा हो जाएगा और वेट करेगा शो के छूटने का। जैसे ही शो छूटेगा, लोग बाहर आएंगे तो उनको वो इंटरव्यू करके एक तरह का फीडबैक अपने डेटा सेंटर में पहुंचा देगा। डेटा सेंटर उसकी प्रोसेसिंग करके अपने न्यूज चैनल पे दिखा देगा कि भाई हमने इस तरह से रिसर्च करी, हमने दिखाया, हमने मूवी का रिव्यू किया कि हमने देखा कि लोगों को इतनी पसंद आ रही है या नहीं पसंद आ रही है। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर कितना फास्ट डेटा आपको चाहिए, आपको तुरंत डेटा चाहिए भाई। आज मूवी लगी है तो अभी पहला शो जो गया होगा बंदा, वो 3 घंटे में मूवी देख के वापस आ जाएगा। आपके पास ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे हैं रिव्यू लेने के लिए। भाई मॉर्निंग शो, फर्स्ट डे फर्स्ट शो का आपको रिव्यू लेना है, आपके पास ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे हैं। 3 घंटे में मूवी खत्म होगी, लोग बाहर आएंगे तो उनका फर्स्ट इंप्रेशन आपको रिकॉर्ड करना है। अब मैं 3 घंटे में रैंडम सैंपलिंग चुनूंगा क्या, कि यार मैं देखता हूँ, यार मैं कहाँ हूँ, मैं देहरादून में हूँ, देहरादून में कितने थिएटर हैं, तो मैंने देखा यार देहरादून में तो 10 थिएटर हैं। अब 10 थिएटर में से मैंने कोई भी एक थिएटर को रेंडमली चुनना है, क्योंकि मैं अकेला हूं। अगर हम मान लो 3 लोग होते तो मैं 3 थिएटर को रेंडमली चुन लेता। भाई जितना जब बड़ा सैंपल इकट्ठा करोगे उतना ज्यादा मैन पावर लगेगी। मान लो कि हम 3 रिपोर्टर हैं,
देहरादून में 10 थिएटर हैं, तो मुझे 3 थिएटर को ही तो चुनना होगा ना रेंडमली। मैं 10 थिएटर का तो सैंपल इकट्ठा कर नहीं सकता, क्योंकि हम 3 ही लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 थिएटर के आगे खड़े रह सकते हैं। तो हमने देखा कि 10 थिएटर हैं, हमने उसमें से रेंडमली 3 को चुना और हम 3 वहां, इतना समय थोड़ी है भाई हमारे पास। रिपोर्टर जिस एरिया में है उस एरिया में जो भी आपको थिएटर दिख रहा है वहां चले जाओ, जो कन्वीनियंट है आपके लिए, मतलब जो कन्वीनियंटली अवेलेबल हो डेटा, वहां से कलेक्ट कर लो सैंपल। जैसे एक बंदा जो राजपुर रोड में था, उसको पीवीआर एकदम पास में पड़ रहा था, वो वहां चला गया, ठीक है ना। एक बंदा क्या बोलते हैं कि आपका बस स्टैंड के पास था, आपका वहां पर उसको वेव सिनेमा पास पड़ रहा था, वो वहां चला गया। यानी कि मैंने जो सैंपल इकट्ठा किया वो अपने कन्वीनियंस के आधार पर किया, कि वो डेटा मेरे को कन्वीनियंटली उपलब्ध हो रहा था, इसलिए मैंने वहां से कलेक्ट कर लिया। मैंने ज्यादा एफर्ट नहीं लगाए, मैंने ज्यादा साइंटिफिक तरीका नहीं अपनाया कि पहले मैंने पॉपुलेशन देखा, फिर मैंने उसमें से रेंडमली सैंपल इकट्ठा किया, तो फिर मैंने वहां से सैंपल लेना शुरू किया। मैंने देखा कि भाई मेरे को मूवी का रिव्यू ही तो लेना है, जो भी मेरे पास में थिएटर पड़ेगा वहीं जाकर मैं अपना डेटा कलेक्ट कर लूंगा, समय भी कम लगेगा और मेरे लिए आसान भी रहेगा। जब भी आप अपने कन्वीनियंस को प्रायोरिटी पर रखकर डेटा कलेक्ट करते हो तो उसको कन्वीनियंस सैंपलिंग कहते हैं, और जाहिर सी बात है इस प्रक्रिया में रैंडम टेक्निक का इस्तेमाल हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो जब इस तरह का सवाल एग्जाम में पूछा जाता है तो कन्वीनियंस, हैphazard, इन सब शब्दों को याद रखना। तो रिसर्चर चूज दोज सैंपल जस्ट बिकॉज दे आर इजी टू कलेक्ट। उन्होंने उन सैंपल्स को इसलिए चुना क्योंकि वो कलेक्ट करना आसान थे, उन्होंने ज्यादा मेहनत नहीं करी। अच्छा, इस तरह का जब आप सैंपल इकट्ठा करते हो तो किस अजम्पशन पे करते हो? जैसे मैंने यहां लिखा है, सर्वे कंडक्टेड आउटसाइड अ सिनेमा हॉल फॉर रिव्यूज अबाउट मूवी। इस तरह का जब आप सैंपल इकट्ठा करते हो तो किस अजम्पशन पर करते हो? अजम्पशन ये रहता है कि अरे यार हर जगह एक ही जैसे तो लोग होंगे। अगर मान लो कोई मेरे घर के बगल में जो हॉल है वहां से जो लोग मूवी देखकर निकलेंगे तो वो जो रिव्यू देंगे, किसी और दूसरे हॉल में मूवी देखकर निकलने वाले लोग भी तो उसी तरह का रिव्यू देंगे। अरे भाई यहाँ पर 100 लोग मूवी देख रहे हैं, उनमें से किसको मूवी अच्छी लगी, किसको, अगर मूवी अच्छी होगी तो मेजॉरिटी ऑफ लोग अच्छा ही बोलेंगे, नहीं होगी तो नहीं बोलेंगे। यानी वो मानकर चल रहा है कि यार ये डेटा ऐसा है कि मैं कहीं से भी कलेक्ट करूं सेम ही रिजल्ट मिलेंगे, इसलिए अपने कन्वीनियंस के आधार पर मैं काम कर सकता हूं। मैं किसी बड़े हॉल में जाऊंगा और तो वहां पर बड़े हॉल में खराब मूवी को देखकर निकलने वाले लोग उसे अच्छा नहीं बोलेंगे, और किसी छोटे हॉल में जाऊंगा तो वहां पर खराब मूवी को देखने वाले लोग या अच्छी मूवी को देखने वाले लोग खराब नहीं बोलेंगे, क्योंकि हॉल छोटा था। अच्छी मूवी सबको अच्छी लगेगी, खराब मूवी सबको खराब ही लगेगी, चाहे किसी बड़े थिएटर के आगे खड़ा हो जाऊं या किसी सिंगल स्क्रीन सिनेमा के आगे मैं खड़ा हो जाऊं। अगर मूवी अच्छी है तो सबको अच्छी लगेगी, खराब है तो सबको खराब लगेगी। इसके लिए मुझे इतना साइंटिफिक तरीका अपनाने की क्या जरूरत है? अपने कन्वीनियंस के आधार पर मेरे आसपास में जो भी थिएटर होगा वहां से जाके मैं डेटा कलेक्ट कर लूंगा, क्योंकि मैं मानकर चल रहा हूं कि यहाँ पर जो मैं सैंपल ले रहा हूं वो पूरे पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनमें वही कैरेक्टरिस्टिक्स है जो पूरे पॉपुलेशन में है। यानी किस अजम्पशन पर ये मेथड आधारित है? कन्वीनियंस सैंपलिंग assumes that the population unit are all alike। यानी पॉपुलेशन में जितने भी यूनिट हैं सब एक जैसे हैं, आप कहीं से भी सैंपल ले लो, क्या फर्क पड़ता है? इसमें रैंडम तरीका अपनाने की क्या जरूरत है? जब पॉपुलेशन के सारे यूनिट एक जैसे हैं तो आप अपने कन्वीनियंस के आधार पर आपको जहां से भी वो डेटा इजीली उपलब्ध हो आप वहीं से ले लो, ठीक है ना। इस अजम्पशन पर ये मेथड काम करता है। मतलब ये साधारण भाषा में, लेमन लैंग्वेज में कहूं तो पूरे भारत में मूवी देखने लोग जा रहे हैं अलग अलग थिएटर में। अगर मूवी अच्छी होगी तो सबको अच्छी लगेगी, चाहे किसी भी थिएटर में आप खड़े हो जाओ आगे। खराब है तो खराब ही लगेगी। यानी कि उस पॉपुलेशन जिनसे आप रिव्यू लेने वाले वो सब एक जैसे हैं। तो मैं इसके लिए इतना साइंटिफिक तरीका क्यों अपनाऊं? क्यों ना अपने कन्वीनियंस को प्रायोरिटी दूं? इससे क्या होगा कि मेरे को डेटा इजीली मिल भी जाएगा, पैसा भी कम और समय भी कम लगेगा।
यानी रैंडम टेक्निक से कलेक्ट किए गए डेटा में पैसा भी ज्यादा खर्च होता है, समय भी ज्यादा खर्च होता है। नॉन रैंडम टेक्निक में पैसा भी कम खर्च होता है, समय भी कम खर्च होता है। ठीक है ना। इसी तरह से आता है कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग को मैं आपको फिर से एक चार्ट के माध्यम से समझाता हूं ताकि आप कोटा सैंपलिंग में कंफ्यूज ना हो। एग्जाम में कोटा सैंपलिंग के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। मान लो ये मेरा पॉपुलेशन है, ये है पॉपुलेशन। मैंने इस पॉपुलेशन में से सब ग्रुप्स बनाए। मैंने इस पॉपुलेशन में से सब ग्रुप बनाए। जैसे मैंने इसमें से ये मैन और वुमेन के दो सब ग्रुप बना लिए। अच्छा, देखते हैं आपका दिमाग कितना चलता है। बताइए, ये जो आपने सब ग्रुप्स बनाए, ये जो आपने सब ग्रुप्स बनाए, ये सब ग्रुप्स स्ट्राटा है या क्लस्टर है? ये सब ग्रुप्स स्ट्राटा है या क्लस्टर है? बोलो। ये सब ग्रुप्स स्ट्राटा है या क्लस्टर है? स्ट्राटा है। प्री एग्जिस्टिंग ग्रुप्स थोड़ी है, मैन्युअली बनाए गए हैं, स्ट्राटा है। अच्छा, अब मैंने एक फाइनल सैंपल इकट्ठा किया। फाइनल सैंपल इकट्ठा किया। मैंने इस स्ट्राटा में से जैसे मैन में से मैंने 10 आदमियों का सैंपल ले लिया और इस वाले ग्रुप में से मैंने 10 औरतों का सैंपल ले लिया। ये मेरा फाइनल सैंपल मैंने 20 यूनिट का ले लिया। ये मेरा फाइनल सैंपल मैंने 20 यूनिट का ले लिया। आप बोलेंगे यार ये तो एकदम स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग वाला एग्जांपल आप दे रहे हो, ये तो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग है। याद रखना मैंने 10 का ही क्यों लिया, ये 10 कोटा है। कोटा। कोटा आप जानते हो ना कि आप कोटा लगा देते हो कि भाई मेरे को ना इस ग्रुप में से केवल इतने ही लोगों का डेटा लेना है। एक लिमिट आपने लगा दी कि भाई मैं इस ग्रुप में से केवल 10 लोगों का ही डेटा लूंगा। ये 10 लोगों का ही मैंने डेटा सेट किया है, ये कोटा है। इससे ज्यादा मैं डेटा कलेक्ट नहीं करूंगा। तो मैंने एक कोटा सेट कर लिया कि भाई मैं 10 आदमियों का और 10 औरतों का डेटा लूंगा, मैं 20 लोगों का सैंपल लूंगा। तो कोटा सेट हो गया, लिमिट सेट हो गई कि मुझे इतने ही नंबर ऑफ यूनिट्स अपने सैंपल में चाहिए। जब आप पहले ही तय कर लेते हो कि मुझे इतने नंबर ऑफ यूनिट्स अपने सैंपल में चाहिए, तो वो कोटा हो गया एक तरह का। तो पहले मैंने अपनी पॉपुलेशन को सब ग्रुप्स में डिवाइड किया, मैन और वुमेन में। मैन में से मैंने 10 का सैंपल ले लिया और वुमेन में से मैंने 10 का सैंपल ले लिया। इस तरह से मैंने फाइनल सैंपल इकट्ठा किया। ये तो बिल्कुल स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग दिख रहा है। नहीं नहीं, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में ये जो प्रक्रिया होती है वो एट रैंडम होती है ना भाई। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग का एक मेथड है। स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है आप देख लो ऊपर, अभी मैंने जो समझाया। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में आप पॉपुलेशन में से सब ग्रुप बनाते हो जिसको स्ट्राटा कहते हैं, और एट रैंडम उसमें से फाइनल सैंपल का सिलेक्शन करते हो, चुनाव करते हो। ये भी बिल्कुल सेम ही ग्राफ बन रहा है। यहाँ पर भी मैंने पॉपुलेशन में से सब ग्रुप बनाया, स्ट्राटा बनाया और उसमें से फाइनल सैंपल का सिलेक्शन किया। लेकिन जब ये फाइनल सैंपल का सिलेक्शन एट रैंडम ना हो, ये फाइनल सैंपल का जो आपने सिलेक्शन किया है, ये इंटरव्यूअर, यानी कि इंटरव्यूअर बोले तो जो भी आपका डेटा कलेक्ट कर रहा है, इन्वेस्टिगेटर, ये उस इंटरव्यूअर या इन्वेस्टिगेटर का डिसीजन था। ये डेटा एट रैंडम कलेक्ट नहीं किया गया है। ये किसका जजमेंट था? इंटरव्यूअर का।
यानी कि जब आप पॉपुलेशन का सब डिवीजन करो, उसको स्ट्राटा में कन्वर्ट करो और एट रैंडम नहीं, क्योंकि अगर आपने स्ट्राटा में से एट रैंडम सैंपल चुना तो फिर ये नॉन रैंडम टेक्निक थोड़ी रहेगी, ये तो रैंडम टेक्निक हो जाएगी, यानी कि हम इसको स्ट्रेटिफाइड रैंडम टेक्निक बोलेंगे। लेकिन जब आप अपने स्ट्राटा में से नॉन रैंडम तरीके से अपना फाइनल सैंपल चुनते हो, नॉन रैंडम तरीका जैसे मतलब क्या है, जैसे मतलब इंटरव्यूअर का डिसीजन है यार, इंटरव्यूअर अपने मर्जी से तय कर रहा है कि मैं किन 10 लोगों को अपने फाइनल सैंपल में लूंगा, मैं किन 10 औरतों को अपने फाइनल सैंपल में लूंगा। वो जिन यूनिट्स को अपने फाइनल सैंपल में जगह दे रहा है वो रैंडम बेसिस पर नहीं चुने गए हैं, इंटरव्यूअर का डिसीजन रहा है कि इसको लेना है इसको नहीं लेना है। जैसे मैं आपको बोलता हूं कि आपका भारतीय टीम का सिलेक्शन, क्रिकेट मैच में जो टीम का सिलेक्शन होता है, ठीक है ना, जैसे मेन की टीम अलग हो गई, वुमेन की टीम अलग हो गई, है ना। अब मान लो मेन की टीम में 20 लोग हैं, वुमेन की टीम में 20 लोग हैं, तो क्या जो सिलेक्शन कमेटी होती है वो रैंडम चुनती है क्या? वो भी तो एक तरह का स्ट्राटा हो गया ना। मान लो बीसीसीआई के पास कुल 100 रजिस्टर्ड खिलाड़ी हैं, जिसमें से 50 मैन है 50 वुमेन है, उनमें से उन्होंने उसको सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया कि भाई ये 50 मैन है और ये 50 वुमेन है, एक सब ग्रुप उसमें कर दिया कि भाई मेरे पास जो भी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन की मैंने सब ग्रुपिंग कर दी, स्ट्राटा क्रिएट कर दिया। अब ये 50 खिलाड़ी हैं मेन टीम में, 50 खिलाड़ी हैं वुमेन टीम में, और मुझे फाइनल 11 का सिलेक्शन करना है, मुझे 11 खिलाड़ियों का सिलेक्शन करना है, मुझे 11 फाइनल 11 का सिलेक्शन करना है। तो मैं फाइनल 11 का सिलेक्शन क्या रैंडम बेसिस पर करूंगा क्या? नहीं, वहां पे जो सिलेक्शन कमेटी होगी उसका अपना जजमेंट होगा, वो लोग डिसीजन लेंगे कि भाई उस सिलेक्शन कमेटी में 5 लोग हैं तो 5 लोग तय करेंगे यार इसका एवरेज अच्छा है, ये इसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, इसको रखो फाइनल 11 में, इसको मत रखो, अच्छा इसे रखिए इसे मत रखिए, इसकी फिटनेस ठीक नहीं है। यानी कि जो हमारे भारतीय टीम में टीम 11 जो सेलेक्ट हो रही है वो भी एक तरह का कोटा सैंपलिंग ही है। हाँ, कोटा सैंपलिंग क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं 11 से ज्यादा खिलाड़ियों को नहीं चुन सकता, एक कोटा लगा हुआ है। मैं देख रहा हूं यार 20 के 20 खिलाड़ी एकदम टॉप लेवल के हैं, तो चलो इस बार हम ना ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 20 खिलाड़ी खिलाएंगे, उन्हें 11 लाने हैं, लाने तो हम 20 खिलाएंगे। 20 नहीं खिला सकते ना, एक कोटा लगा हुआ है कि आप उस टीम में केवल 11 ही चुन सकते हो, यानी एक लिमिट लगी है। और उस 11 खिलाड़ियों को आप रैंडम तरीके से नहीं चुन रहे हो, सिलेक्शन कमेटी अपने डिसीजन के आधार पर उन 11 खिलाड़ियों को चुन रही है। भाई जाहिर सी बात है, इसलिए तो हम कहते हैं ना पॉलिटिक्स आ गई, अपना जिसको जो फेवरेटिज्म आ गया, जिसको जो फेवरेट लग रहा है वो उसको 11 में चुन रहा है। तो आप एग्जाम इस तरह से सोचिए आप कि हमारे भारतीय टीम का जो सिलेक्शन होता है टीम 11 का, वो सिलेक्शन एक कोटा सैंपलिंग का परफेक्ट एग्जाम्पल है। क्या आपको स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में और कोटा सैंपलिंग में अंतर समझ में आ रहा है? बहुत सिमिलैरिटी होने की वजह से कंफ्यूजन हो सकती है, पर अंतर यही है कि स्ट्रेटिफाइड में जो फाइनल सिलेक्शन होता है सैंपल का वो रेंडमली होता है, कोटा सैंपलिंग में ये काम रेंडमली नहीं होता। प्रक्रिया सेम है, पॉपुलेशन में से स्ट्राटा क्रिएट करो, स्ट्राटा में से सैंपल लो, मगर वो सैंपल एट रैंडम नहीं लिया जाता, इंटरव्यूअर या सिलेक्शन कमिटी या इन्वेस्टिगेटर के जजमेंट या डिसीजन के आधार पर वो सैंपल लिया जाता है। और वो सैंपल में कोटा लगा होता है, मतलब कि इससे ज्यादा आप सैंपल इकट्ठा नहीं कर सकते, कुछ बाउंडेशन है, कुछ बाउंड्रीज है, जैसे कि हमारी इंडियन टीम में 11 से ज्यादा खिलाड़ी आप नहीं चुन सकते। क्लियर है ना? तो मुझे नहीं लगता ये ग्राफ से ज्यादा एक्सप्रेसिव होंगे ये शब्द, जब आप इनको पढ़ोगे तो आसानी से वैसे समझ में आ जाएगा क्या है। अंडर दिस टेक्निक सैंपलिंग इज डन until a specific number of units यानी कि कोटा, जैसे कि 11 खिलाड़ी फॉर वेरियस सब ग्रुप्स यानी स्ट्राटा हैव बीन सेलेक्टेड। यानी कि इस टेक्निक में आप अपना सैंपल कब तक इकट्ठा करते हो? जब तक आपका कोटा पूरा नहीं हो जाता। कोटा सैंपलिंग इज समवट सिमिलर टू स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग विच इज प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। भाई स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग एक प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है क्योंकि वहां पर रैंडम बेसिस पर काम होता है। हाउएवर इट डिफर्स इन हाउ यूनिट्स आर सेलेक्टेड। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में जो फाइनल सैंपल है वो रैंडम बेसिस पर चुने जाते हैं। इन स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग द यूनिट्स आर सेलेक्टेड रैंडमली, while in quota sampling
non-random method is used. It is usually left up to the interviewer to decide who is selected in the final sample. अगर कोटा सैंपलिंग क्लियर है तो हैंड रेस करो भाई। मैंने नॉन रैंडम टेक्निक में आपको बताया एक कन्वीनियंस, एक कोटा और एक पर्सनल जजमेंट, जिसको जजमेंट या पर्पसिव सैंपलिंग भी कहते हैं। फटाफट से खत्म करते हैं यार इसको। स्नोबॉल सैंपलिंग, स्नोबॉल या नेटवर्क सैंपलिंग इसको कहते हैं। अरे नेटवर्क सैंपलिंग आपने वो एक मूवी नहीं देखी सलमान खान वाली, जिसमें वो 3 की मदद करता है तो उनसे कोई कंसिडरेशन नहीं लेता, बस कहता है कि तुम आगे किसी 3 की मदद कर देना, फिर वो 3 अपने आगे किसी 3 की मदद करेंगे। ठीक है, आजकल वो भी तो फेमस हो रखा ना रील पे, जो बोलता है ना, जो एक दिन में जो 100 करोड़ का जिसका टर्नओवर है, MLM, वो भी एक तरह का नेटवर्किंग, मार्केटिंग नेटवर्किंग सैंपलिंग का, या स्नोबॉल आप उसको कह सकते हो। मैं 3 बनाऊंगा, तुम अपने नीचे 3 बनाना, तुम अपने नीचे 3 बनाना, इस तरह से एक बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा। पता है ये सब कहाँ यूजफुल होता है? जो नेट, यहाँ पे कोई रैंडम तरीका नहीं अपनाया जाता है। जैसे मान लो एक एग्जांपल के तौर पर, मान लो मैं एक एनजीओ चला रहा हूं। मेरी एनजीओ क्या करती है, जो डिसेबल्ड पर्सन है, जो एकदम लाचार है, उनकी मदद करती है, उनकी फाइनेंशियल हेल्प करती है। जो सच में एकदम डिसेबल्ड हैं, जिनकी स्थिति बुरी है, जिनका कोई केयर टेकर नहीं है, एकदम बुरी हालत में है, शरीर ऐसा है कि खुद के लिए कुछ कर नहीं सकते, और सरकार भी उनके लिए कुछ नहीं कर रही है, और परिवार भी उनका नहीं है, या फिर वो छोड़ दिए गए हैं। ऐसे लोगों के लिए मेरी जो एनजीओ है वो काम करती है। अब मुझे ऐसे एक व्यक्ति का पता चला, तो मैं उसके पास गया, मैंने उससे जो भी उसकी हेल्प कर सकता था मैंने वो किया। मैंने मतलब उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करने का प्रयास किया, उसकी हेल्प करने का प्रयास किया। अब मैंने उसी व्यक्ति से पूछा कि क्या आपके नजर में आप जैसा कोई और नीडी पर्सन है जिसे हमारी जरूरत हो? अगर ऐसा कोई है तो जैसे हमने आपकी मदद करी, हम उसकी भी कर सकते हैं। आप हमको, अगर ऐसा कोई है आपके जानने में, तो आप हमको रेफर कीजिए, हम उसके पास भी जाएंगे, और जैसे हमने आपको मदद पहुंचाई उसको भी मदद पहुंचाएंगे। तो हो सकता है कि वो डिसेबल्ड व्यक्ति जानता हो कि हाँ भाई, मेरे जानने में 2 लोग हैं ऐसे जो बहुत लाचार हैं। मैं उसके रेफरेंस से उन 2 लोगों के पास पहुंचा, मैंने उन 2 लोगों की भी मदद करी। फिर मैंने उन दोनों से पूछा कि क्या आपके जानने में आप जैसा कोई और है जिसकी हम मदद कर सकते हैं, जिसको जरूरत हो हमारी? उन 2 ने और रेफर किया 4 लोगों को, फिर मैं उन 4 लोगों के पास गया। इस तरह से मेरी नेटवर्किंग बढ़ती रही, मेरी रीच बढ़ती रही, और मेरा एनजीओ जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट पहुंचाने लगा। ठीक है ना? यहां पर एनजीओ के लिए सैंपल क्या है? वो डिसेबल्ड पर्सन। भाई मेरा एनजीओ काम कैसे करेगा अगर मेरे पास वो डिसेबल्ड पर्सन की लिस्ट ही नहीं होगी? मैं तो उन्हीं को बेनिफिट देने के लिए मैंने अपना एनजीओ खोला है। जब मेरे पास पता है, मान लो मेरे को मालूम ही नहीं है कौन डिसेबल्ड है, कहाँ है, तो मेरा एनजीओ काम कैसे करेगा? मेरे लिए तो वही डेटा जरूरी है। वो सैंपल मुझे कैसे मिलेगा? कैसे मैं लोगों तक पहुंचूंगा? तो मैं नेटवर्किंग के माध्यम से लोगों तक पहुंचूंगा। एक का भला करूंगा तो वो 2 का नाम लेगा, फिर मैं उन 2 का भला करूंगा तो वो 4 का नाम लेंगे, तो फिर मैं 4 का भला करूंगा तो 10 का नाम लेंगे। इस तरह से मेरी नेटवर्किंग फैलती रहेगी, और मेरे एनजीओ का जो ऑब्जेक्टिव है वो मैं अचीव करूंगा। तो यहां जो सैंपल कलेक्ट हो रहा है वो रेफरेंस के आधार पर आपको मिल रहा है, नेटवर्किंग के आधार पर आपको मिल रहा है। इसलिए हम इसको स्नोबॉल या नेटवर्किंग सैंपलिंग भी कहते हैं। जब आपको एग्जाम में ऐसा कोई सवाल पूछा जाएगा तो पढ़ते ही आप एकदम एकदम समझ जाओगे कि यार ये स्नोबॉल या नेटवर्किंग की बात हो रही है। भाषा आपको अगर ध्यान से पढ़ोगे तो सब बताएगी, तो इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। तो स्नोबॉल सैंपलिंग इज यूजफुल फॉर रेयर एंड हार्ड टू रीच पॉपुलेशन। ऐसी पॉपुलेशन जहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है, तो ऐसी पॉपुलेशन तक पहुंचने के लिए आप रेफरेंस का या नेटवर्किंग का सहारा लेते हैं कि यार
बड़ा मुश्किल है ये डेटा कलेक्ट करना। अगर आप जानते हो ऐसे लोगों को तो मुझे बताओ, मैं उन तक पहुंचूंगा। ठीक है ना? जैसे कई सारे एनजीओज होते हैं ना जो जैसे डॉग्स के लिए काम करते हैं कि यार जो स्ट्रीट डॉग्स हैं जो बहुत खराब हालत में है, बीमार हैं, उनको वो लोग क्या बोलते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। अब पूरे भारत में ऐसे कितने डॉग्स होंगे, स्ट्रीट डॉग्स, जिनकी हालत बहुत खराब होगी, जिनको शेल्टर की जरूरत होगी। ये डेटा मेरे पास कैसे आएगा अगर मैं एनजीओ खोल भी रहा हूं तो? ये डेटा मेरे पास कैसे आएगा? भाई हो सकता है मेरे आसपास में जो गली मोहल्ले में मैंने देखा एक स्ट्रीट डॉग है जो बहुत खराब हालत में है, मैंने उसको क्या बोलते हैं अडॉप्ट कर लिया, उसका इलाज करवाया, उसको शेल्टर प्रोवाइड किया। इसी तरह से मैंने उस एरिया के लोगों से पूछा कि आपके जानने में कहीं और हैं ऐसे डॉग्स, अगर हैं तो हमें बताइए। उन्होंने बताया तो मैं मेरी रीच बढ़ी, मैं वहां तक पहुंचा। वहां पर जो मेरे को डॉग्स मिले मैंने उनको शेल्टर प्रोवाइड किया। फिर मैंने उस एरिया में लोगों से पूछा कि क्या आपके जानने में और कोई है ऐसे जिनको हमारी जरूरत हो। इस तरह से आप रेफरेंस के आधार पर अपने नेटवर्क को बढ़ाते हो। इसको स्नोबॉल सैंपलिंग या नेटवर्किंग सैंपलिंग कहते हैं। इस तरह से जो डेटा कलेक्ट होता है वो नेटवर्किंग सैंपलिंग है। ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, यहाँ पर कुछ भी प्रोबेबल तरीके से नहीं हो रहा है, सारा काम रेफरेंस के आधार पर हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं, ये वो डेटा है जो खुद से कलेक्ट करना बड़ा मुश्किल है अगर मेरे को जब तक दूसरा कोई रेफर ना करे। तो सच एज पीपल विद डिसेबिलिटी, ड्रग यूजर्स, होमलेस पीपल, ज्यादातर जो एनजीओज होते हैं वो इसी तरह से सैंपल इकट्ठा करते हैं। ठीक है? दिस मेथड ऑफ सैंपलिंग वर्क्स लाइक द रेफरल प्रोग्राम, जैसे कि एमएलएम वाला भी। इन दिस अ सेट ऑफ रिस्पोंडेंट्स आर सेलेक्टेड, पहले हम शुरुआत में कुछ रिस्पोंडेंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लो कि मैं डिसेबल्ड लोगों की हेल्प करता हूं, तो मैंने शुरुआत में 10 डिसेबल्ड लोगों का पता लगाया और शुरुआत में मैंने उनको फाइनेंशियली हेल्प करी। फिर मैंने उनको इंटरव्यू किया और उनसे फर्दर रिकमेंडेशन मांगी, उनसे फर्दर रेफरेंस मांगा कि क्या आप जैसे और कई लोगों को जानते हैं, अगर बताइए ऐसे कोई लोग हैं तो हम उन तक भी पहुंचेंगे। इस तरह से आप अपना डेटा कलेक्ट करते हो। तो यहाँ पे रैंडम तरीका तो चुना नहीं जा रहा है, तो ये नॉन रैंडम तरीका ही, नॉन प्रोबेबल तरीका ही। और मेथड कौन सा है नॉन प्रोबेबल में? स्नोबॉल या नेटवर्किंग। एक होता है वॉलंटरी रिस्पॉन्स सैंपलिंग। वॉलंटरी रिस्पॉन्स सैंपलिंग मतलब कि हेयर पीपल विल रीच द रिसर्चर, यानी रिसर्चर लोगों तक नहीं जाता, लोग रिसर्चर तक जाते हैं। ठीक है ना? जैसे कि गूगल सर्वे, गूगल सर्वे में हम पार्टिसिपेट करते हैं, हम वो डेटा आपको देना चाहते हैं। आपने तो हमको सर्वे दिया ना, केवल एक क्वेश्चनरी दी। अब उसको फिल करना ना करना मेरी चॉइस है। तो अगर मैं गूगल सर्वे में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, यूट्यूब सर्वे, फेसबुक सर्वे में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तो मैं अपनी इच्छा से अपना डेटा आपको दे रहा हूँ। तो वॉलंटरी रिस्पॉन्स वाला भी नॉन रैंडम ही होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए गूगल ना अपने कंज्यूमर्स का फीडबैक लेना चाहता है, तो गूगल के तो कितने सारे मोबाइल दुनिया में यूज हो रहे हैं, एंड्रॉयड मोबाइल। उसने हर एंड्रॉयड मोबाइल पर, करोड़ों मोबाइल हैं, उसमें गूगल सर्वे भेज दिया। अब जाहिर सी बात है कि उसमें से रैंडमली थोड़ी किया उसने ये काम, उसके पास तो जितने भी यूनिट थे सबको, सबके फोन पर उसने सर्वे भेज दिया। अब उसमें से कौन वो सर्वे फिल करेगा, कौन अपना डेटा गूगल को देगा, कौन नहीं देगा, वो तो मेरी चॉइस है ना। मतलब ये वॉलंटरी रिस्पॉन्स सैंपलिंग है कि यार जिसका मन होगा अपने आप मेरे को डेटा दे देगा। इससे मेरे को आइडिया लग जाएगा कि भाई किसको क्या पसंद है, फिर मैं उसी के अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन कर सकता हूँ कि जब वो गूगल पेज खोलेगा तो उसे क्या दिखना चाहिए, उसे क्या कलर पसंद है, उसे क्या थीम पसंद है। ठीक है ना? उसे कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है, उसको वो कौन सी लोकेलिटी में रहता है, फिर मैं उसी तरह का न्यूज उसके फोन में दिखाया करूंगा, जिससे वो उसकी इंगेजमेंट बढ़ जाएगी, वो मेरे फोन को, एंड्रॉयड को ज्यादा इस्तेमाल करेगा। तो एक इस तरह का भी सैंपलिंग होती है, जो जो रिस्पोंडेंट होते हैं, जो खुद अपनी मर्जी से वो आपको डेटा देते हैं, वो खुद आप तक पहुंचते हैं, रिसर्चर को उन तक पहुंचने की जरूरत नहीं होती। तो नॉन रैंडम तरीके में कौन कौन से मेथड हो गए? कन्वीनियंस हो गया, कन्वीनियंस हो गया, कोटा सैंपलिंग हो गई, जजमेंट सैंपलिंग हो गई, जिसको पर्पसिव सैंपलिंग भी बोलते हैं, याद रखना। कन्वीनियंस को हैप्पैज़ार्ड सैंपलिंग भी बोलते हैं।
स्नोबॉल या नेटवर्क सैंपलिंग हो गई, वॉलंटरी रिस्पॉन्स सैंपलिंग हो गई। क्या आपको नॉन रैंडम सैंपलिंग क्लियर है? क्लियर है तो हैंड रेज करो। फटाफट इसको पैकअप करता हूँ ना, टाइम ज्यादा हो गया। ये खत्म कर देता हूँ ना टॉपिक, फिर आधा छोड़ना ठीक नहीं है। इसको खत्म कर देते हैं ताकि हम नेक्स्ट टाइम जब मिलें तो कुछ नया पढ़े। सैंपलिंग समाप्त, इतना ही चाहिए। प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। मंडे क्या है? मंडे को तो दिवाली है यार, अच्छा नहीं लगेगा दिवाली में क्लास लेना। अरे हाँ, दिवाली मॉर्निंग हो इवनिंग हो, दिवाली में कोई क्लास नहीं भाई। कई लोग अपने घर जाते हैं, कई कई 50 काम होते हैं यार। कल सुबह पढ़ा दूंगा, बता दूंगा, लेकिन मैं है ना, कल सुबह पढ़ा दूंगा इसी टाइम पर। कल तो संडे है, ठीक है, कल सुबह पढ़ा दूँ। कल सुबह पढ़ाऊंगा तो चलेगा? मैं बता दूंगा, मैं मैसेज कर दूंगा ना थोड़ा। वो दिवाली के टाइम पे ना थोड़ा मतलब अनप्रिडिक्टेड रहता है ना, कि कौन मेहमान आ गया या कहाँ जाना पड़ गया, या कई सारे काम होते हैं। जैसे मेरे को भी घर पे लड़ियां लगानी है, कई सारी लगा दी, कई लगानी है, तो थोड़ा सा, है ना। तो अगर मैं कल सुबह अगर मेरे को क्लास लेनी होगी तो मैं आपको बता दूंगा। हाँ, दिवाली वाले दिन तो कतई नहीं पढ़ाऊंगा, उसके अगले दिन जरूर पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। और आ, मैंने कहा ना, जिस दिन नहीं पढ़ाऊंगा हम उसको रिकवर कर लेंगे सैटरडे या संडे को। तो मोस्ट प्रोबेबली या तो मैं आज शाम को क्लास ले लूंगा, या फिर मैं कल सुबह क्लास ले लूंगा। मैं बस इतना चाहता हूं कि अगर मैं आज शाम को क्लास लूं तो भी आप तैयार रहना, मैं अगर कल सुबह क्लास लूं तो भी आप तैयार रहना, है ना। मतलब फिर वो ऐसे फिर मेरे को किसी को ना मना करते समय बड़ा अजीब सा लगता है। कोई बोलता है 7 बजे ले लो, ठीक है 7 बजे ले लो, मैं 7 बजे बैठ जाऊंगा भाई क्लास लेने। फिर कोई 8 बोलता है, कोई 9 बोलता है, तो फिर मेरे को समझ नहीं आता कि मैं किसकी बात मानूं। तो फिर मैं अपना ही टाइम आपको दूंगा, जो मैं टाइम दूंगा फिर वही टाइम पे आना होगा, है ना। फिर काउंटर मत करना उस टाइम को। तो मैं या तो शाम को वही 7:30 बजे से पढ़ाऊंगा आज, या फिर कल सुबह पढ़ाऊंगा। और मैं बता दूंगा आपको मैसेज करके 1 घंटा पहले ग्रुप में, ठीक है ना। सरप्राइज नहीं दूंगा, 1 घंटा पहले बता दूंगा। और अगर नहीं बताया तो यानी मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ। कोई बात नहीं, अगर मैं क्लास नहीं लूंगा तो मैं उस एक दिन को कभी ना कभी तो रिकवर करवा ही दूंगा, सैटरडे या संडे में, ठीक है ना। टेंशन तो है नहीं भाई, मैं तो जब पढ़ाता हूँ तो पढ़ाते पढ़ाते तो भाई मैं 1.5 घंटे से 2 घंटे भी पढ़ा देता हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट ये है कि जो पढ़ रहे हैं वो समय से हो जाना चाहिए और समझ में आना चाहिए। दिवाली मनाओ, हैप्पी दिवाली। मंडे से फ्राइडे मेरी 4 से 1 शिफ्ट है, तो दिक्कत होती है। 4 से 1 शिफ्ट है, मॉर्निंग में 4 से 1 शिफ्ट है। हाँ, तो मंडे से फ्राइडे तक मैं मॉर्निंग में नहीं पढ़ाऊंगा, इवनिंग में ही पढ़ाऊंगा। सौरभ जी, मंडे को तो दिवाली है ना, तो मंडे को नहीं पढ़ाऊंगा। उसके बाद जो क्लास होगी वो तो इवनिंग में ही होगी ना, मॉर्निंग में नहीं पढ़ाऊंगा। फटाफट से इसको कंप्लीट करते हैं यार, हो गया बस। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्या अंतर है? प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी, ओवरऑल हमने प्रोबेबिलिटी के कई सारे मेथड पढ़े, नॉन प्रोबेबिलिटी के कई सारे मेथड पढ़े। ओवरऑल दोनों मेथड में क्या अंतर है? प्रोबेबिलिटी में सैंपल रैंडम बेसिस पर सेलेक्ट होता है, और नॉन प्रोबेबिलिटी में भाई जजमेंट के आधार पर, जो सब्जेक्टिव में होता है ना नॉन रैंडम सैंपलिंग, जजमेंट रिसर्चर के पर्सनल जजमेंट के आधार पर ये सैंपल इकट्ठा होता है।
प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में पॉपुलेशन के हर यूनिट को चुने जाने के इक्वल चांसेस होते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी में पॉपुलेशन के हर यूनिट को चुने जाने के इक्वल चांसेस नहीं होते हैं। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में सही रिस्पोंडेंट को चुनना आसान नहीं है, नॉन प्रोबेबिलिटी में आसान है। जैसे याद करो, वो 100 स्टूडेंट में से 5 को चुनना आसान था ना, क्योंकि टीचर जानती थी कि बेस्ट कौन है, वो ज्यादा इजी था। नॉन रैंडम से सिलेक्शन करना आसान होता है, क्योंकि पर्सनल जजमेंट के आधार पर, जैसे मैं कहूंगा यार 10 लोग हैं, उसमें से 2 मेरे फेवरेट हैं, तो मैं उन 2 को चुन लूंगा, इसमें क्या दिक्कत है। तो बड़ा आसान था मेरे लिए कि जो मेरे फेवरेट थे, जो मुझे पसंद थे, मैंने उनको चुन लिया, या जिनको मैं प्रेफरेंस देता था, प्रायोरिटी देता था। नॉन रैंडम तरीके से चुना गया सैंपल आसान होता है, वो सैंपल खोजना रिस्पोंडेंट के लिए आसान होता है, क्योंकि वो अपने कन्वीनियंस के आधार पर, अपने पर्सनल जजमेंट के आधार पर उन सैंपल्स को इकट्ठा करता है। रैंडम सैंपलिंग थोड़ी टफ है। रैंडम सैंपलिंग में पैसा, समय भी ज्यादा लगता है, जबकि नॉन रैंडम सैंपलिंग इकोनॉमिकल होती है और उसमें समय भी कम लगता है। रैंडम सैंपलिंग में एक्यूरेसी ज्यादा होती है, क्योंकि वो अपने पॉपुलेशन का अच्छा रिप्रेजेंटेटिव होता है। नॉन रैंडम सैंपलिंग में एक्यूरेसी उतनी ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि अपने पॉपुलेशन का अच्छा रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता। नॉन रैंडम सैंपलिंग अनबाइज्ड तरीके से कलेक्ट होती है, रैंडम सैंपलिंग बाइज्ड तरीके से कलेक्ट होती है। क्या इस डिफरेंस को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है? ये सब तो हम ऊपर से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना। एक रेफरेंस के लिए कि भाई भविष्य में कभी भूल ना जाओ, उसके लिए मैंने ये एक कंपैरिजन कर लिया। ये चैप्टर समाप्त हुआ सैंपलिंग वाला। इतना ही हमारे सिलेबस में भी है। सैंपलिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हमारे सिलेबस में जितना था वो हमने समाप्त कर दिया। क्लियर है यहां तक? तो हैंड रेज करो, ये टॉपिक समाप्त हुआ। ठीक है, मिलते हैं आज या कल, जो भी होगा मैं आपको मैसेज कर दूंगा 1 घंटा पहले, है ना। मस्त इसका रिवीजन करो, दिवाली एंजॉय करो। हैप्पी दिवाली।